अभी इंजीनियर्स का जो स्टेट है कंट्री में, हाउ डू यू सी इट? क्या फ्यूचर है इंजीनियर्स का? बिकॉज़ एक जो सबसे कॉमन नोशन है वो ये है कि बॉस इंजीनियर्स तो हम इतने ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जॉब्स कहाँ हैं? एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एआई जॉब्स खाने वाला है। कौन सी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, किसकी जॉब्स जाएगी? बुरा लगेगा कुछ लोग को सुन के। हर किसी को एक चीज़ सोचनी चाहिए ऑफिस जाते हुए और ऑफिस आते हुए कि यार वो ऑफिस में दिमाग का काम करते हैं, हाथ का काम करते हैं, और सबको पता होता है कि उन्हें किस बात के पैसे मिलते हैं, हाथ चलाने के या दिमाग चलाने के। यार जितनी भी जॉब्स है ना जहाँ पे मेजोरिटी हाथ चलाने के पैसे मिलते हैं, यार वो बहुत ईजिली डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो मोस्ट पीपल हु डू एमबीए, मोस्ट पीपल, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्ट पीपल हु डू एमबीए आफ्टर देयर अंडरग्रेड आर द पीपल हु कुड नॉट फाइंड अ जॉब इन देयर अंडरग्रेड। बिकॉज अगर अंडरग्रेड में जॉब लग गई होगी तो फिर कोई एमबीए के लिए नहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल कि उसका लेट्स से टॉप टियर एमबीए में होगा, कि लाइक हार्वर्ड में हो गया है, आईएम्स में हो गया है, कि जहाँ पे उसको लगता है कि यार मैं यहाँ से भी 2x जा सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली जितना टाइम मैंने सोसाइटी में पेरेंट्स को देखा है, वो ना मतलब 2-2 3-3 हफ्ते लगा देंगे एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के बीच में नेगोशिएट करने में कि मेरा होम लोन ना यहाँ पे आधा % सस्ता हो जाए या मेरे 25 बेसिस पॉइंट सस्ता हो जाए। वो नई गाड़ी खरीदने में जाके 4 बार टेस्ट ड्राइव ले लेंगे, यूट्यूब पे जाके इतनी वीडियोस देख लेंगे, सब कुछ एफर्ट मार लेंगे। पेरेंट्स डू नॉट रियली स्पेंड as much time on researching about the institution where they are sending their kids to. And I think that is that one gift that every parent should give to their kids on their 18th birthday is कि यार मैं 1 महीना लगा के I will research for your career and I will spend 1 month on your behalf to study and find out everything that what you should be doing. Because वो जो डिसीजन लेगा, वो कोई भी पेरेंट जब अपने बच्चे के लिए वो 18 साल की उम्र में डिसीजन लेता है यार, वो 50 साल का डिसीजन। डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये बहुत टॉप के लोगों ने आके बोला हुआ है। फिर उसके बाद एक डिबेट चालू हुई कि यार डिग्री नहीं लेनी है क्या फिर? Degree is necessary but not sufficient. Like degree will call you a graduate, but that degree is not gonna pay your bills. जो आपके bills होंगे वो आपके skills पे करेंगे। Degree basically just एक signaling या एक bare minimum है जो आपको करना है। No parent should ever think कि इंडिया में computer science का क्या scope है। Google is a company which hires a lot of talent from India. Is Google an Indian company? No. But will you want to work for Google? Of course. Exactly. क्योंकि if you don't go for the world or if you don't go global, the globe will come for you and eat you alive. पिछले कुछ साल से हम देख रहे हैं कि आईआईटी में भी जो कैंपस प्लेसमेंट है वो बहुत कम हो गई है। तो क्या रीज़न क्या है उसका? काफ़ी बार आईआईटीज़ पे लोग सवाल उठा देते हैं कि यार आईआईटी में ना प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, कंप्यूटर साइंस की जॉब नहीं मिली। मैं कहता हूँ यार आईआईटीज़ तो बने ही रिसर्च के लिए थे। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें बॉलीवुड में करियर बनाना है तो बॉम्बे चले जाओ, फाइनेंस में करियर बनाना है तो बॉम्बे चले जाओ, टेक में करियर बनाना है तो बैंगलोर। लाइक मूव वेयर द इकोसिस्टम इज। हॉलीवुड लॉस एंजलिस में ही है ना, कल को तुम कहोगे कि नहीं यार मैं बरेली में हॉलीवुड बना लूंगा, नहीं बनेगा भाई, क्योंकि वो इकोसिस्टम की बात है। तो बरेली में हॉलीवुड नहीं आ सकता, पर बरेली से लड़की हॉलीवुड जा सकती है। प्रियंका चोपड़ा। सो पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या क्या सिखाते हो आप? क्या ट्रेन करते हो आप? किसके लिए रेडी करते हो स्टूडेंट्स को? वन थिंग वी रियलाइज्ड व्हाइल बिल्डिंग क्लास प्लस इज कि यार जब भी हम किसी इंजीनियर को हायर करते थे, अब चाहे हमने वो टियर 3 कॉलेज का इंजीनियर हायर किया हो, चाहे हमने आईटी का इंजीनियर हायर किया हो, चाहे नॉर्थ में हायर किया हो, चाहे साउथ में हायर किया हो, किसी इंजीनियर को डे 1 पे कोडिंग नहीं आती। किसी इंजीनियर को डे 1 पे कोडिंग नहीं आती। और हमें, और ये कब की बात है? ये चले जा रही है, मतलब ये मैंने 2018 में हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट करी थी, ये तब से आज तक बड़ा कॉमन फंड है। आज भी अगर आप किसी इंजीनियर को हायर करते हो, फ्रेशर इंजीनियर को अगर मैं हायर करता हूँ डायरेक्ट आउट ऑफ कॉलेज, तो आप कह रहे हो उसको कोडिंग नहीं आती? 9 आउट ऑफ 10 पीपल डू नॉट नो कोडिंग। तो क्या सीख रहे हो कॉलेज में? वो हम उनसे पूछते हैं फिर कि जो लोग निठल्ले बैठना चाहते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कोई एम्बिशन नहीं है, जो यही 10-15-20 लाख रुपए की जॉब से खुश होना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये सब बातें नहीं कर रहा। आई एम बेसिकली टॉकिंग ऑफ पीपल हु वांट कि यार कल को जाके मैं कुछ ऑब्नॉक्शियसली सक्सेसफुल करूं। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं द रौनक पॉडकास्ट। कोडिंग, एआई, कंप्यूटर साइंस में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, देन दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। 4 साल तक कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन के बाद जब स्टूडेंट बाहर आता है इंस्टीट्यूट से, तो उसके पास 2 मेन चैलेंजेस होते हैं। चैलेंज नंबर 1, ज्यादातर स्टूडेंट्स को कोडिंग तक नहीं आती। एंड सेकंड चैलेंज, जो 4 साल में पढ़ा है वो इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में, जहां टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी इवॉल्व हो रही है, जो पढ़ा है वो ज्यादातर उसमें से चीजें आउटडेटेड हो जाती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं हमारे आज के गेस्ट ऑन आवर पॉडकास्ट। मुकुल रुस्तगी आईआईटी रुड़की से पास आउट हैं, को फाउंडर हैं क्लास प्लस एंड पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के। कैसे स्टूडेंट्स को थियरीज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज, ग्लोबल एक्सपोजर, टेक जायंट्स के साथ इंटरैक्शंस एंड इंटर्नशिप मिल सकती है, इन सब पे इस पॉडकास्ट में हमने डिटेल में चर्चा की है, डिस्कशन किया है। तो भाई एआई हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, फ्यूचर ऑफ जॉब्स एंड हाउ टू मेक अ सक्सेसफुल करियर, वो भी इंडिया में रहकर ग्लोबल एक्सपोजर के साथ, इन सब पर करते हैं इस पॉडकास्ट में बात। प्लीज वेलकम मुकुल रुस्तगी। हाय, हाउ आर यू? तो ये
रस्तोगी का सरनेम चेंज हुआ है या रुस्तगी ही सरनेम है? नहीं लुक आधे मतलब द मोस्ट फेमस रस्तोगी ऑफ द कंट्रीज आई थिंक राजू रस्तोगी फ्रॉम थ्री इडियट्स बट आई थिंक आई होप लाइक आई बिकम द सेकंड मोस्ट फेमस आउट ऑफ दैट सो या बट या वी आर रुस्तगी एंड रस्तोगी सब अग्रवाल विद अ डबल एन एंड अग्रवाल विद अ डबल जी बट बिकॉज यू मेंशन राजू रस्तोगी ना, तो उसका और आपका कॉमन है इंजीनियरिंग, एंड वो भी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग कर रहा था और आपने भी आईआईटी से किया हुआ है। यस बट अभी इंजीनियर्स का जो स्टेट है कंट्री में, हाउ डू यू सी इट? क्या फ्यूचर है इंजीनियर्स का? बिकॉज एक जो सबसे कॉमन नोशन है वो ये है कि बॉस इंजीनियर्स तो हम इतने ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जॉब्स का है। सर इंजीनियरिंग भी देखो दो टाइप की होती है. वन इज थियोरेटिकल इंजीनियरिंग वेयर यू मेक करियर्स इनटू योर रिसर्च एंड गो ऑन फॉर हायर स्टडीज एंड डू पेटेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट. Over the last, and then there is second thing which is called vocational engineering, where you are actually expected to produce stuff. कि यार आप जाके आपने इंजीनियरिंग कर लिया, अब आप जाके कुछ बनाओगे. लेट्स से सिविल इंजीनियरिंग था आज से 50 साल पहले, जब सिविल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था इंडिया में, जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, तो सिविल इंजीनियर से जाके रेलवे स्टेशन बनाते थे, फ्लाईओवर्स बनाते थे, हाई राइजेस बनाते थे. मैकेनिकल इंजीनियर से उम्मीद होती है कि यार वो मशीन्स बनाएंगे, मशीनरी बनाएंगे, या फिर आपके पावर प्लांट्स बनाएंगे स्टफ. एंड देन and that is also where computer science engineering, something like computer science engineering also comes in. कि computer science engineer से expected है कि वो आके लेट से कोड लिखेंगे, वो आके प्रोडक्ट बनाएंगे, वो टेक्नोलॉजी करेंगे, टूल्स बनाएंगे. तो आई थिंक दो टाइप की इंजीनियरिंग होती है. तो आई थिंक जो थियोरेटिकल इंजीनियरिंग होती है वो चलती है साइंस के सिद्धांतों पे, जो 500 साल पुराने सिद्धांत है और वो आज भी वैसे ही हैं और वो हमेशा वैसे ही रहेंगे, बिकॉज दोज आर यूनिवर्सल फैक्ट्स. उन इंजीनियरिंग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है. एवरी टाइम लाइक यू गो थ्रू दैट दोज बेसिक साइंसेज एंड देन यू गो ऑन टू हायर स्टडीज़, फिर तुम जाके अपनी PhD करते हो and you basically try to discover something new. Let's say people who do space research or do molecular research or do DNA testing or do basically nanomaterials में जो ये इस टाइप की इंजीनियरिंग होती है, वो सारी theoretical engineering हैं. But coming back to today, like the most of the world requires you to do something called as a vocational engineering, which is like practitioner engineering, जिसमें आपसे expected होता है कि यार आप जाके अपना once you graduate you will go and create something in your own domain. And I think that is where the world moves very fast. The world has evolved very quickly. चाहे आप मैकेनिकल ले लो, कंप्यूटर साइंस ले लो. इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं सबसे मतलब अगर मैं हर बार किसी को कहता हूँ कि अगर इंजीनियरिंग is equal to cricket, so I think computer science is analogous to T20 because it is the most evolving, most dynamic and the fastest changing sport. कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से एक्सपेक्टेड होता है कि यार बाय द टाइम यू बेसिकली ग्रेजुएट आउट, यू आर एबल टू राइट कोड, यू आर एबल टू पुश आउट अ प्रोडक्ट एंड यू आर एबल टू लॉन्च अ टूल बाय योरसेल्फ. द फन पार्ट इज कि कंप्यूटर साइंस एज एन इंजीनियरिंग इवॉल्व्स एवरी 2-3 years. सो आज से बहुत सिंपल सी बात है, आज से 5 साल पहले अगर आपको कुछ सर्च करना होता था, आप कहाँ सर्च करते थे? गूगल पे सर्च करते थे. आज कहाँ करते हो? बहुत सारे AI टूल्स हैं, वहाँ पे भी चेक, जैसे ChatGPT पे. एग्जैक्टली दुनिया के और मतलब आधे से ज़्यादा लोगों का गूगल सर्च के अलावा एक ऑल्टरनेट ऑप्शन पे भी सर्च करना अब एक प्रिडोमिनेंट बिहेवियर बन गया है, विच इज ChatGPT. आज से इफ़ यू थिंक ऑफ इट रौनक, आज से 3 साल पहले ChatGPT डिड नॉट एग्जिस्ट. इमेजिन दैट प्रोडक्ट हैज़ बिकम सच अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ within 3 years. Correct. And that is similarly I'll tell you there is a company called Nvidia. ठीक है, आज दुनिया की मतलब सबसे फेमस और सबसे बड़ी कंपनी अगर आप किसी भी पूछते हैं, जब हम ग्रो अप कर रहे थे एवरीबडी यूज्ड टू से एप्पल. ठीक है, फैंग करके शब्द होता है कि फेसबुक ऐप, अब तो मैंग हो गया वो, बिकॉज मेटा, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इस टाइप की कंपनीज होती थी. सडनली एक AI की वेव आई. अब AI की वेव को सपोर्ट करने के लिए आपको सेमीकंडक्टर्स एंड चिप्स चाहिए होते हैं, और वो चिप्स बनाने वाली जो कंपनी एनवीडिया, वो दुनिया की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई. ओवर लाइक एनवीडिया स्टॉक प्राइस हैज गॉन लाइक 10-20 times over the last 2-3 years. एनवीडिया वाज नॉट इवन वन ऑफ द 10 largest companies in the world. But one technology wave and that's company. So the reason I'm telling you this is कि कंप्यूटर साइंस जितनी डायनेमिक इंजीनियरिंग है, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एज क्लोज. एंड कंप्यूटर साइंस का स्टैक हर 2-3 साल में चेंज होता रहता है. ठीक है. एंड दैट इज द रीजन एनी रिक्रूटर दैट इज हायरिंग टुडे, दे डोंट केयर कि आपको 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी आती है या नहीं आती है. व्हाट दे केयर इज कि आपको आज वाली चीज़ आती है, और क्या आप में उतना टैलेंट और इंटेंट है कि जो 3 साल बाद नई चीज़ आएगी, क्या आप वो सीख सकते हो. एंड अगर वो नहीं लगता लोगों को, अगर वो रिक्रूटर को नहीं लगेगा, वो एम्प्लॉयर को नहीं लगेगा, वो आपको हायर नहीं करेंगे. एंड दैट इज द रीजन जितनी ज़्यादा कंप्यूटर साइंस की फील्ड इवॉल्व करती जाएगी, उतने ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स विल कीप गोइंग ऑन अनलेस एंड अनटिल what the kids actually learn in their 4-year programs that changes. But if that continues to be the same thing, जो उनके ancestors भी पढ़ रहे थे और जो उनके ancestors के ancestors भी पढ़ रहे थे, वो आउटडेटेड हो गए. बहुत सिंपल सी बात है, क्रिकेट है, T20 का ज़माना आ गया है. टेस्ट आप T20 के स्टाइल से नहीं खेल सकते. टेस्ट अलग स्पोर्ट है, T20 अलग स्पोर्ट है. सो इफ यू वांट टू बिल्ड अ करियर इन कंप्यूटर साइंस टुडे,
You will have to learn what is relevant today, immaterial of what was relevant yesterday. And that is the reason most unemployment in computer science. And that is also the reason why you hear so much about tech layoffs. करेक्ट, एब्सोल्युटली. मतलब लेऑफ्स में सबसे ज़्यादा टेकीज़ को ही जॉब से हटाया जा रहा है और टेकीज़ को एआई जल्दी रिप्लेस कर रहा है, ये एक नोशन है. सो ये फैक्ट है या मतलब द डेंजर इज ऑलरेडी देयर, मतलब वो डोर स्टेप पे खड़ा है या अभी टाइम है उसमें? एंड ऑल्सो सेकेंड क्वेश्चन, बिकॉज इट्स कनेक्टेड विथ योर आंसर, कि आपने बोला कि 4 साल का कोर्स होता है. जब एआई इतने जल्दी या टेक इतने जल्दी इवॉल्व हो रहा है 2-2, 3-3 साल में, तो 4 साल का कोर्स कर रहा है तो उसने तो मिस कर दी ना ट्रेन, बिकॉज उसका तो जो उसको पढ़ाने वाला है इंस्टीट्यूट या प्रोफेसर्स, वो तो सेट है. Yeah. तो इफ़ दे आर नॉट इवॉल्विंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोफेसर्स, Yeah. देन बच्चा भी नहीं पढ़ रहा है और फिर वो बाहर आता है तो ही इज़ नॉट दैट रेलिवेंट. Exactly. सो ले ऑफ एंड Yeah. दिस पॉइंट. So मैं बताता हूँ, जब मैं आईआईटी में था ना, मतलब मैं आईआईटी गया था 2009 में, 2013 में ग्रेजुएट किया था मैं. उस टाइम पे ना जितने बच्चे होते थे हमारे कैंपस में, स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे होते थे, उन सबकी ड्रीम जॉब्स होती थी कि यार फेसबुक में जॉब लग जाए, गूगल में जॉब लग जाए, अमेजोन में जॉब लग जाए. मतलब दीज वर दी बिगेस्ट एंड द मोस्ट फैंसी एंड द डिजायरेबल नेम्स. मतलब people would at that time people would rather choose doing a job in these companies than go for, let's say, like even higher education in some fancy university. अगर आप देखोगे पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा ले ऑफ्स अगर हुए हैं टेक में, तो इन्हीं कंपनीज ने करें. एंड छोटे मोटे नहीं होंगे. आई थिंक अगर इन सारी कंपनीज का आप स्टैट कंबाइन कर लोगे, आई थिंक ऑल ऑफ दीज बिग कंपनीज, ये जो मैंग की जितनी कंपनीज हैं, ये सब मिला के साल के एटलीस्ट 100,000 इंजीनियर्स ले ऑफ कर रहे हैं. एंड अब आप ये देखो, ये लोग कौन लोग हैं जो मेटा, अमेजॉन, फेसबुक में जाते थे. मतलब ये टॉप मोस्ट आईआईटीज़ के टॉप मोस्ट ब्रांच के टॉप मोस्ट बच्चे जाते थे. मतलब मेरे बैच में भी अगर 100 बच्चे कंप्यूटर साइंस के होंगे तो 2 या 3 की जॉब लगती थी इस टाइप की. तो आज क्या है, उनको निकाला है अभी? और सोचो उनको निकाला जा रहा है. तो आपका कोई है टच में जिसको निकाला? मैंने बात ही नहीं करी इससे किसी से, क्योंकि वो मुझे बताएंगे नहीं. सही बात है, और आपको पूछना बनता भी नहीं है. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज कि आप द पीपल हु गो इनटू दीज जॉब्स, आई एम सेइंग कि ले ऑफ तो बहुत दूर की बात बता रहा हूँ आपको. सोचो जो फेसबुक, अमेजोन, गूगल से ले ऑफ होते हैं लोग, वो बहुत स्मार्ट लोग होते हैं. लाइक वो अपने यूनिवर्सिटी टॉपर्स होंगे, वो अपने स्कूल टॉपर्स होंगे, वो टॉप 1% कोडर्स भी होंगे. सो इट्स नॉट अबाउट एआई रिप्लेसिंग जस्ट टेकीज. सोचो एआई इज रिप्लेसिंग ग्रेट टेकीज, एंड दैट इज वेयर द डेंजर इज. कि सोचो आपके सबसे अच्छे बैट्समैन और सबसे अच्छे बॉलर ही हैं, वही अगर रिप्लेस होने शुरू हो जाएंगे. एंड वो होगा इसलिए बिकॉज कोड एज अ कॉन्सेप्ट, कोडिंग इज नॉट अ नेचुरल कॉन्सेप्ट. ऐसा थोड़े कि व्हेन ह्यूमंस वर बॉर्न एंड लाइक जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी वाज ऑलवेज देयर बिफोर अस, आफ्टर अस, ड्यूरिंग आवर टाइम. Code was not something which was there. Code was something which was invented by man. Like code as a tool or coding as a science is invented by humans. So anything that is invented by humans will obviously have higher tendency to get replaced by newer innovations. सही बात है. मतलब कोड एक एफिशिएंट तरीका था बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने का. अब नाउ द सिस्टम्स हैव बिकम मोर एफिशिएंट, सो ऑब्वियसली द स्टाइल ऑफ कोड हैज चेंज्ड, राइट? एंड आई थिंक ऑल द इंजीनियर्स हु आर नॉट एबल टू अडैप्ट to the newer ways of coding or building products, I think वो लोग रिप्लेस हो जाते हैं. एंड इस पूरी वेव ऑफ ले ऑफ्स में पिछले अगर आप 3 साल में देखोगे, और ये सिर्फ इंडिया की वेव नहीं है, आप इंडिया देख लो, आप यूएस देख लो, आप साउथ ईस्ट एशिया देख लो, आप यूरोप देख लो. आई थिंक अक्रॉस ऑल जोग्राफीज टेक कंपनीज में इतने ले ऑफ्स हुए हैं दैट यू कांट इमेजिन. आई एम टेलिंग यू, लाइक आप यू पुट आउट अ स्टैट एंड ऑल ऑफ दीज मैंग कंपनीज हैव लेड ऑफ मोर देन 100,000 इंजीनियर्स every year. Abhi, I think Amazon has just announced another 40,000 or something like that. एक बार stat, like we'll check. ठीक है. एक कंपनी है, ब्लॉक करके कंपनी है. They had 10,000 engineers. Jack Dorsey, he's a very celebrated American techie and a businessman. He's a very famous famous founder over there. Jack Dorsey just announced that unfortunately we'll have to, and this is like 2 weeks back. He said, yeah, unfortunately we'll have to trim down our team by half. He announced that on Twitter कि यार हमारे 10,000 लोग हैं, and I think probably we'll have to lay off close to 4,000 engineers. Okay. Because he said that AI is able to do it better than, it's able to do it better, it's able to do it faster, and AI is obviously cheaper. Like as a company, then they don't have an option but to not resort to it. It's efficiency on the table. Right. So I think layoffs have begun very massively, and I don't see a reason why they will stop. I think it will only get accelerated in going ahead. Well, AI और layoffs और AI jobs लेने वाले, इसके बारे में आगे भी हम लोग डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे. बट जो मेरा एक और क्वेश्चन था जिसको मैं वापस से पूछ लेता हूँ, बिकॉज दिस विल हेल्प आवर व्यूअर्स, स्पेशली पेरेंट्स जो अपने बच्चे के लिए कंप्यूटर साइंस में बेस्ट
इंस्टीट्यूशंस Yeah. आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि हर 2-3 साल में टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है. सो अगर इंस्टीट्यूशंस में सिखाने वाले प्रोफेसर्स वो अपने को अपग्रेड नहीं करते हैं, Yeah. so they'll miss the train, and obviously they'll not be able to teach the students or the kids उस स्पेस में या उस एडवांस तरीके से. तो वो जो बाहर निकलेगा तो इरेलीवेंट हो जाएगा, फिर उसकी जॉब नहीं लगेगी. फिर ही विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट टेरिटरी. मैं बताता हूँ फिर वो क्या करेगा. फिर वो 15 लाख की बीटेक करने के बाद घर पे जाके कहेगा कि यार अब जॉब नहीं लगी, मैं 15 लाख की और एमबीए कर लेता हूँ. करेक्ट. तो मोस्ट पीपल हु डू एमबीए, मोस्ट पीपल, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट मोस्ट पीपल हु डू एमबीए आफ्टर देयर अंडरग्रेड आर द पीपल हु कुड नॉट फाइंड अ जॉब इन देयर अंडरग्रेड. बिकॉज अगर अंडरग्रेड में जॉब लग गई होगी तो फिर कोई एमबीए के लिए नहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल कि उसका लेट्स से टॉप टियर एमबीए में होगा, कि लाइक हार्वर्ड में हो गया, आईएम्स में हो गया, कि जहाँ पे उसको लगता है कि यार मैं यहाँ से भी 2x जा सकता हूँ. वो लोग एक बार को फिर भी एमबीए करने जाएंगे. बट अगर किसी की एक एवरेज जॉब लग गई है, लाइक पीपल डोंट हैव एन इंसेंटिव टू. मतलब आप देखते होंगे ना, इतने सारे लोग इंजीनियरिंग करके एमबीए कर रहे हैं, क्यों? मोस्ट ऑफ देम अपार्ट फ्रॉम सम टॉप क्रीम आर द वंस जिनके अंडरग्रेड के जॉब ही नहीं लगे. अब उन्हें समझ में आ गया कि मैंने तो 15-20 लाख रुपए खर्च कर दिए अपने बीटेक में, हुआ मेरा कुछ है नहीं, अब मेरे को जॉब तो करनी है, तो चलो यार एक जाके एमबीए कर लेते हैं. तो वो पेरेंट्स के लिए डबल. तो वाइल पेरेंट्स आर थिंकिंग कि यार मैं किसी भी कॉलेज में डाल देता हूँ, ये तो देख ली जाएगी और ये चीपर है, बट वो चीपर थिंग हर्ट्स द स्टूडेंट्स करियर एज वेल एज द फाइनेंसेस. बट कमिंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, माय so parents take some very funny choices in India. Let's say there is some parent who wants his kid to learn swimming. So he will obviously go to the nearest sports facility and find a trainer who can teach his or her kid swimming. And the first thing they will ask is कि क्या ट्रेनर को स्विमिंग आती है या नहीं आती है, राइट? और अगर वो ट्रेनर कह देगा कि हाँ मेरे को स्विमिंग नहीं आती है, तो क्या एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे को उसके बाद स्विमिंग सीखने भेजोगे? ऑफ कोर्स नॉट. ऑफ कोर्स नॉट. सिमिलरली लेट्स आपको गिटार क्लासेस देनी है बच्चे को. इफ आई टेल यू समबडी दैट ही इज अ फ्रेंड, बट ये लाइक ही कैन बी योर ट्रेनर, बट ही हैज नेवर प्लेड गिटार इन लाइफ, विल यू सेंड योर? Of course not. But unfortunately, parents don't do this check when they are actually choosing the most important thing of their kids' life, which is that where are they going to study for the next 4 years. कि अंडरग्रेड करेंगे तो अगर ये कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या जो लोग इनको पढ़ा रहे हैं, जिन लोगों ने वो इंस्टीट्यूशन बनाया है, जिन लोगों के साथ ही मोस्ट अपना टाइम स्पेंड करेंगे, क्या उन्होंने ज़िंदगी में कभी टेक्नोलॉजी का कोई प्रोडक्ट बनाया है? क्या उन्होंने टेक यूज़ किया है? क्या उनको कोड आता है? लाइक व्हाट इज़ द क्रेडिबिलिटी? That is where a lot of parents lose the entire plot. Because while people don't realize this, I think out of all the decisions that you take for your kid, आपका बच्चा स्कूल के बाद कौन सी ब्रांच चूज़ कर रहा है, कहाँ पे पढ़ रहा है, आगे करियर में करना क्या चाहता है, उसको कौन पढ़ा रहा है, वो 4 साल की डिग्री है, वो अंडरग्रेड करना चाहता है, पोस्ट ग्रेड करना चाहता है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन मेरे को लगता ही नहीं कि किसी भी पेरेंट की लाइफ में होगा. मतलब जनरली मेरे को लगता है कि पेरेंट्स स्पेंड highest amount of money on 3 things. One is basically the house they purchase, second is probably weddings of their kids, and third is basically the education. And I think ये तीनों ही चीज़ें I think are the most critical decisions that parents become a part in their students' life. Correct. But unfortunately जितना टाइम मैंने पेरेंट्स को देखा है, जितना टाइम मैंने सोसाइटी में पेरेंट्स को देखा है कि यार वो ना मतलब 2-3 हफ्ते लगा देंगे HDFC और ICICI के बीच में नेगोशिएट करने में कि मेरा होम लोन ना यहाँ पे 0.5% सस्ता हो जाए या मेरे 25 बेसिस पॉइंट सस्ता हो जाए. वो नई गाड़ी खरीदने में जाके 4 बार टेस्ट ड्राइव ले लेंगे, 2-4 लोगों से और पूछ लेंगे, यूट्यूब पे जाके इतनी वीडियोस देख लेंगे, सब कुछ एफर्ट मार लेंगे, गोल्ड सिल्वर के प्राइस रोज ट्रैक कर लेंगे, बट दे विल पेरेंट्स डू नॉट रियली स्पेंड एज मच टाइम ऑन रिसर्चिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशन वेयर दे आर सेंडिंग देयर किड्स टू. एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज whatever choice, because see, a kid at 18 is not, he's very young, he or she is very young. वो मोस्ट प्रॉब्ली JEE की तैयारी कर रहे होंगे, वो उनके 2 साल वैसे ही निकल चुके हैं. 15-16 साल की एज तक क्या ही समझ में आता है बच्चों को, हमें भी नहीं आता था. उसके बाद वो 2 साल JEE की तैयारी करने बैठ जाते हैं. JEE की तैयारी में मतलब उनका पूरा समय चला जाता है. उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है कि उस 2 साल में वो कुछ और नया भी नहीं करते हैं. सो दे आर लाइक वेरी यूनिडायरेक्शनल, एंड 99% पीपल डोंट गेट इनटू JEE बिकॉज सीट्स ही वो टॉप 1% के लिए. तो और उस एज में उन 99% का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो जाता है मैसिवली हिट, बिकॉज टेक्निकली वो 2 साल से एक चीज़ के पीछे लगे हुए थे और अब वो नहीं हुई. ठीक है. सो नाउ दे आर वेरी अनअवेयर, नाउ दे आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, एंड नाउ दे आर ऑल्सो confused about what to do in life. And I think that is that one gift that every parent should give to their kids on their 18th birthday is कि यार मैं 1 महीना लगा के I will research on your careers, I will research
for your career and I will spend 1 month on your behalf to study and find out everything that what you should be doing. Because वो जो डिसीजन लेगा, वो कोई भी पेरेंट जब अपने बच्चे के लिए वो 18 साल की उम्र में डिसीजन लेता है यार, वो 50 साल का डिसीजन है. It will shape up the entire trajectory. It will decide where the kid goes to. It will decide who are the people who they will hang around. It will decide what kind of institution they will be a part of. It will determine what kind of a legacy that they can continue, and it will define कि यार आगे चल के what is the monetary prospect of that kid also. Correct. एंड यार वो डिसीजन मतलब 18 साल की एज में जो आप अपने बच्चे के लिए डिसीजन लेते हो ना, वो वही उसके अगले 50 साल शेप करता ही करता है. एंड आई डोंट थिंक पेरेंट्स स्पेंड इनफ टाइम ऑन दैट. लाइक इफ आई आस्क पेरेंट्स, इफ आई सी पेरेंट्स अराउंड अस जिनके 17-18 साल के बच्चे हैं और वो पूछते कि कॉलेज कहाँ जाना है, तो 2-3 तरीक़ों से पूछते हैं लोग. सबसे पहले वो चेक क्या करते हैं, सबसे पहले जाके वो अपने सोशल रिलेटिव सर्कल से पूछते हैं कि यार कहाँ गया था आपका बच्चा, कहाँ गया था. फिर क्या करेंगे, फिर एज्यूम कर लेते हैं कि पेरेंट का नाम है शर्मा जी. तो शर्मा जी के बच्चे के बारे में बहुत तारीफ होते हैं ना, शर्मा जी एज अ पेरेंट के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो शर्मा जी सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वो अपने रिश्तेदारों में पूछेंगे, बाकी शर्माओं से कि यार कि आपके लोग के बच्चे कहाँ गए थे. फिर शर्मा जी क्या करेंगे, फिर शर्मा जी करेंगे अपने ऑफिस में बात. वो अपने दफ्तर में जाके अपने 4 और लोगों से पूछ लेंगे कि यार आपके बच्चे ने कहाँ से इंजीनियरिंग करी थी, आपके बच्चे ने कौन सी ब्रांच चूज़ करी थी. वहाँ से भी अगर कुछ नहीं मिला तो वो जाके अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में बेसिकली 2-4 शर्मा जी अपने पड़ोसियों से पूछ लेंगे. अब मेरा पॉइंट है, इन सारे लोगों से जिन्होंने शर्मा जी ने इन सारे लोगों जिनसे उन्होंने कंसल्ट किया है, इनमें से क्या किसी के पास भी डोमेन एक्सपर्टीज़ है, क्या किसी के पास भी वो एक्सपर्ट नॉलेज है, क्या किसी के पास भी वो लेटेस्ट अपडेट है कि टेक्नोलॉजी में चल क्या रहा है, कि यार कंप्यूटर साइंस करना है या मैकेनिकल करना है, या इंडिया से करना है या बाहर से करना है, कि यार AI चूज़ करना है या फिर नॉन AI चूज़ करना है. इनमें से किसी के पास वो नॉलेज है नहीं. बट अनफॉर्चुनेटली 90% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डिसीजन दैट एनी पेरेंट मेक्स इन इंडिया इज डिटरमाइंड बाय दीज 3 personas: their relatives, their office colleagues, and their neighbors. And I think that's the most stupid way. Like if you are actually doing that and choosing an undergrad program for your kid, you are not doing them help. You are throwing them into the pit. मतलब अगर आप अपने, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, एवरी पेरेंट, हर शर्मा जी को अपने बच्चे को उसके 18वें बर्थडे पे एक ही गिफ्ट देना चाहिए कि मैं तेरे साथ या मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे बिहाफ पे अगले 1 महीने तक रिसर्च करूंगा कि यार तुम्हें अपना करियर कहाँ बनाना चाहिए, किस फील्ड में बनाना चाहिए, किस इंस्टीट्यूशन में बनाना चाहिए, किस ज्योग्राफी में बनाना चाहिए. एंड इफ पेरेंट्स स्टार्ट स्पेंडिंग दैट 1 month, ट्रस्ट मी रौनक, दैट 1 month इज इक्वल टू 10 years ऑफ prosperity from that, for that family and kid. And that is something that parents don't do. So अभी इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है कंप्यूटर साइंस के लिए, किसी को कोर्स करना है तो, या इंडिया के बाहर क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है कंप्यूटर साइंस, अगर किसी को करियर ऑप्शन लेना है. तो ना एक चीज़ बताता हूँ, कंप्यूटर साइंस ना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है. तो मैं ना इसको स्पोर्ट की तरह पोर्ट्रे करता हूँ. इट्स अ वेरी ग्लोबल स्पोर्ट. तो कंप्यूटर साइंस शायद एक इकलौता स्पोर्ट है जहाँ पे आप इंडिया से पढ़ाई करो तो भी आप बाहर आप, हम सब जानते हैं अपनी फैमिलीज़ में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्होंने लेट से कहीं हैदराबाद या बैंगलोर से पढ़ाई करी और फिर वो US चले गए. करेक्ट. अब ऐसे एक्चुअली बहुत सारे लोग को जानते हैं जिन्होंने इंडिया से पढ़ाई करी और फिर US चले गए. करेक्ट. अगर आप अपने सर्कल में पूछोगे ना, 7 to 8 out of them, 70 to 80% ऑफ देम आर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स. राइट. बिकॉज होता क्या है, जितनी बाकी ब्रांचेज हैं, लेट से मैकेनिकल ले लो, सिविल ले लो या फिर बायोटेक ले लो, ये ना दे आर गार्डेड बाय लाइक लोकल. बिकॉज देखो बहुत सिंपल सी बात है, लेट से सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं. इंडिया की सिविल इंजीनियरिंग और लेट से यूरोप की सिविल इंजीनियरिंग और लेट से UAE की सिविल इंजीनियरिंग होगी थोड़ी सी अलग अलग. बिकॉज मतलब तीनों जगह, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें. राइट. यू अंडरस्टैंड. हाँ. कहाँ पे, कहीं पे हाई राइज बनाना है, कहीं पे लो राइज बनाना है, कहीं पे नॉर्मल सॉइल है, कहीं पे डेजर्ट सॉइल है, कहीं पे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंडीशंस अलग हैं. यहाँ पे इंडिया में लाइक दोज क्लाइमेट फैक्टर्स आर डिफरेंट. सो एलिमेंट लेवल पे बहुत सारे अलग है, इसलिए वो अलग हो सकती हैं. तो ये सारी ब्रांचेस ना काफ़ी कॉन्टेक्चुअल हो जाती हैं. ठीक है. एंड एवरी कंट्री ऑल्सो हैज़ अ डिफरेंट प्रायोरिटी. कुछ कंट्रीज में वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है, कुछ में वो बन रहा है, कुछ में बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन ऑलरेडी बन चुका है, कुछ में ऑटोमेशन बन रहा है. सो दे आर वेरी कॉन्टेक्चुअल एंड नुआंस्ड डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफी दैट यू आर ऑपरेटिंग इन. एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ दीज इंजीनियरिंग्स और प्रोफेशंस, जैसे अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग की भी, मतलब यूरोप की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत अलग हैं. तो यहाँ पे CA की पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे ACCA की पढ़ाई होती है, तो दोनों गेम ही अलग हो जाते हैं. कंप्यूटर साइंस इज प्रॉबेबली वन ऑफ द ओनली यूनिवर्सल स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, कि भाई जो कोड इंडिया में चलता है वही कोड वहाँ चलता है. ठीक है. जो प्रोडक्ट इंडिया में बना है उसके यूज़र बाहर भी हो सकते हैं, उसके यूज़र इंडिया के भी हो सकते हैं.
उस तो कंप्यूटर उसी प्रोडक्ट को बनाने वाले इंजीनियर कहीं और बैठे। तभी 90s में ऐसा होता था, हैदराबाद का हर फैमिली का एक बच्चा बाहर होता, यूएस में 100%. It was an unsaid thing. And majority of them were actually MS and PhD in computer science. Software engineering एक नया टर्म आया था 90s में. In fact, IITs को भी तो वैसे ही है. Ticket to America, the Great Indian American Dream, एक एक्रोनिम फ्लोट हुआ था कि यार उस टाइम पे बेसिकली ग्लोबली आ रही थी टेक कंपनीज को चाहिए थे स्मार्ट IQ वाले हार्डवर्किंग लोग, और तो उन्होंने कहा वो कहाँ मिलेंगे, और वो चीप एंड बेसिकली चीप कॉस्ट पे चाहिए थे. वो कहाँ गए, वो सारे के सारे बेसिकली उठा के IITs के लेट से जो टॉप 1000-2000 रैंक वाले बच्चे आए हैं उन सबको उठा के बेसिकली फिर यूएस से जाते. दैट इज हाउ द एंटायर कॉरिडोर ऑफ इंडिया US टेक एक्चुअली गॉट सेटअप. तो टेक्नोलॉजी इज अ वेरी ग्लोबल स्पोर्ट. तो टेक्नोलॉजी में एक प्रोडक्ट होगा, वो एक ऐप आपके फ़ोन पे होगी, वो ऐप ग्लोबली अवेलेबल होती है. पहली बात तो वो ऐप बनाई एक डेवलपर टीम ने होगी, वो डेवलपर टीम कहीं भी बैठी हो सकती है. ठीक है, मतलब वो बेलारूस में भी बैठी हो सकती है, वो स्लोवेनिया में भी बैठी हो सकती है, उसके कुछ इंजीनियर इंडोनेशिया के हो सकते हैं, कुछ इंडिया के हो सकते हैं. आपको कभी नहीं पता. मैं आपसे पूछूंगा आपकी फेवरेट गेम के डेवलपर्स कहाँ बैठे हैं, आपको नहीं पता, और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता. उसके बाद उन्होंने वो प्रोडक्ट बना लिया, उसके बाद वो प्रोडक्ट भी ग्लोबली रेलिवेंट होता है. तो जो उन गेम डेवलपर्स ने ऐप बनाई होगी, वो ऑस्ट्रेलिया में भी यूज़ हो रही होगी, वो इंडोनेशिया में भी यूज़ हो रही होगी, वो श्रीलंका में भी यूज़ हो रही होगी, वो इंडिया में भी यूज़ हो रही होगी. एंड कोडिंग स्टैंडर्ड्स आर ऑल्सो वेरी यूनिफॉर्म, बिकॉज जिस तरीके से इंडिया में कोड लिखा जाता है वैसे ही वहाँ पे कोड लिखा जाता है. बिकॉज कोडिंग इज वेरी बाइनरी, आइदर इट इज राइट और इट इज रॉन्ग. द ओनली पैरेलल दैट आई कैन ड्रॉ टू कोडिंग इज समथिंग लाइक अ मैथमेटिक्स, कि मैथ्स के फॉर्मूले भी बेसिकली दुनिया में हर जगह वही चलते हैं. 2 + 2 4 ही है, और 2⁴ 16 ही है. लेकिन इंग्लिश भी आप देखोगे तो ब्रिटिश इंग्लिश अलग होती है, अमेरिकन इंग्लिश अलग होती है, राइट. लिटरेचर भी थोड़ी थोड़ी चेंज होती है. बट आई थिंक मैथ्स एंड कंप्यूटिंग आर प्रॉब्लली द टू ओनली स्पोर्ट्स दैट आई कैन थिंक which is global in nature and which are universal, which are global, and which are absolutely transparent. Like there's no ambiguity in all of them. So that is why जब लोग बोलते हैं ना कि यार इंडिया में कंप्यूटर साइंस का क्या स्कोप है, तो मेरे को लगता है कि यार आधी लड़ाई तो आप तभी हार गए हो जब आपने इंडिया में कंप्यूटर साइंस का स्कोप सोच लिया. आपको सोचना ही नहीं है कि इंडिया का स्कोप है या नहीं है. बिकॉज कंप्यूटर साइंस इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू फील्ड जहाँ पे आप हो सकता है इंडिया में ही शायद पढ़ाई करके इतने काबिल बन जाओ या इतने स्टड बन जाओ कि आपकी किसी ग्लोबल कंपनी में रिमोट जॉब लग जाए. जितने भी लोगों की रिमोट जॉब्स लगते हैं जो इंडिया में बैठते हैं, बेसिकली जो अर्न इन USD करते हैं, स्पेंड इन INR करते हैं, काफ़ी लोगों की रिमोट जॉब्स होते हैं जो अपने घर पे बैठ के लाइक ग्लोबल कंपनीज में MNCs में काम करते हैं. 90% वो जॉब्स वेल पेइंग जॉब्स की बात कर रहा हूँ मैं. मतलब टेलीकॉलर या BPO वाली जॉब्स आप हटा देना, जो वेल पेइंग जॉब्स हैं वो 90% कंप्यूटर साइंस की जॉब्स होती हैं. सो फर्स्ट, नो पेरेंट शुड एवर थिंक कि इंडिया में कंप्यूटर साइंस का क्या स्कोप है. इंडिया में जितनी लाइक गूगल इज अ कंपनी विच हायर्स अ लॉट ऑफ टैलेंट फ्रॉम इंडिया. इज गूगल एन इंडियन कंपनी? no, But will you want to work for Google? of course. Exactly. Similarly, OpenAI है. अब OpenAI is a very hot company today. Anthropic is a very hot company. क्या आप Anthropic के tools यूज़ करोगे, या आप लेट से ChatGPT यूज़ करते हो? हाँ. आपको फर्क पड़ता है वो कहाँ की कंपनी है, और आपको कल को काम करने के लिए मिलेगा OpenAI के साथ? Of course. फर्क ही नहीं पड़ता. तो आई थिंक पीपल हैव टू लुक एट कंप्यूटर साइंस एज अ ग्लोबल स्पोर्ट विद अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी विद अ ग्लोबल लर्निंग. तो फ़र्क ही नहीं पड़ता. अगर कोई आपको करिकुलम बोल रहा है ना कि मैं आपको इंडिया का कंप्यूटर साइंस पढ़ा लूँगा और उसमें कुछ इंटरनेशनल का कंपोनेंट ही नहीं है, तो दोस्त आप पीछे रह चुके हो. आप चाहे जितना मर्जी टॉप मार लो उस प्रोग्राम में, बट वो जो आपके 4 साल अंडर ग्रेड के, इफ़ यू आर नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद इंटरनेशनल पीपल और वर्क ऑन ग्लोबल प्रोजेक्ट्स, वर्क ऑन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, और पार्टिसिपेट इन ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स, और बेसिकली डू अ कपल ऑफ इंटरनेशनल स्टिंट्स, अगर आप कंप्यूटर साइंस में वो सब नहीं कर रहे हो तो यार आप तो पीछे रह जाओगे. बिकॉज क्योंकि इफ़ यू डोंट गो फॉर द वर्ल्ड और इफ़ यू डोंट गो ग्लोबल, द ग्लोब विल कम फॉर यू एंड ईट योर लाइफ. सो बिकॉज यू मेंशन कि इंडिया में भी वो अपॉर्चुनिटी है, सो आस्किंग कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी है क्या कंप्यूटर साइंस का, दैट इटसेल्फ इज अ रॉन्ग क्वेश्चन. आप यू आर मिसिंग ऑन अ बिग पॉइंट, यू नो. तो दैट इज़ पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, अगर आप मेरे को पूछोगे कि अगर आपके पास पैसा है और रिसोर्सेज है, सो आप बच्चे को कंप्यूटर साइंस के लिए कहाँ भेजोगे? तो एज अ वेल्दी पेरेंट कोई अगर ये सुनेगा तो ये बोलेगा भाई मैं US भेजूंगा या UK भेजूंगा, यूरोप भेजूंगा, मतलब या चाइना भेज सकते हैं? देखो आपको बताता हूँ, चाइना हटा देते चलो. हाँ चलो चाइना भी रख लेते हैं, ठीक है, आज रख लेते हैं, आज के लिए रख लेते हैं. तो अगर पैसा है, बच्चे में इंटरेस्ट है, मैं भेज सकता हूँ, मेरी औकात है उतनी, तो मैं US, यूरोप या चाइना बच्चे को पढ़ने कंप्यूटर साइंस भेजता हूँ. तो क्या वो इंडिया में जो कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई हो रही है या टेक की पढ़ाई जो हो रही है, क्या वो बच्चा जो बाहर पढ़ रहा है वो इंडियन बच्चे से, स्टूडेंट से आगे निकल जाएगा? तो इस पे पेरेंट्स 3 रीजंस की वजह से बच्चों को बाहर भेजते हैं मेजरली.
या तो उन्हें कोई एक बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटी का टैग मिल रहा है कि यार हार्वर्ड, वॉर्टन, MIT, केलॉग्स, केलॉग्स तो चलो बी स्कूल है, लेट्स से हार्वर्ड, वॉर्टन, MIT या कार्नेगी मेलन, इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ का टैग मिल रहा है, जो मतलब जो इंडिया के लिए IIT है वो ये दुनिया के लिए ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं. सो टैग इज़ द फर्स्ट रीज़न वाई दे सेंड देयर किड्स दे सेंड देयर किड्स. बट टैग 99% लोगों को नहीं मिलता, बिकॉज दुनिया में सिलेक्ट ही टॉप 1% लोग होते हैं. जैसे IIT में टॉप 1% सिलेक्ट होते हैं, ग्लोबली भी टॉप पैसा ऐसा मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है नहीं नहीं, वहाँ नहीं चलेगा. एंड प्लस इंडिया में तो फिर भी आप सिर्फ एग्जाम्स देके क्लियर कर सकते हो. बाहर का सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है रौनक. वहाँ पे आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि मैंने यार, तो जैसे इंडिया में JEE का एग्जाम देते हैं, वहाँ पे जनरली लोग SAT का एग्जाम देते हैं. तो SAT का एग्जाम होगा वो, तो ऐसा नहीं है कि आपने SAT में लाइक 90% नंबर ला दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा. नहीं, उसके बाद आपको एक SOP लिखना पड़ेगा. उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आपने पिछले 5 साल से, कि आप लेट्स से आप कहते हो कि यार मैं रोबोटिक्स में BSc करना चाहता हूँ, BTech करना चाहता हूँ, तो कहेंगे कि भाई हम तुम्हें वो सीट क्यों दें. क्या तुम्हारा जेन्युइनली रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, या तुम सिर्फ यूनिवर्सिटी में घुसने के लिए कुछ भी बोल रहे हो. तो उसके लिए वो एक SOP लिखवाते हैं, जिसमें आपको लिखना पड़ता है कि आपने बचपन से कंप्यूटर साइंस में क्या किया है, आपको रोबोटिक्स का क्या मजा था, आपने रोबोटिक्स से क्या प्रोजेक्ट्स बनाए, आपने कौन से ओलंपियाड्स में पार्ट लिया है, आपने कौन से कॉम्पिटिशन्स विन करे हैं, आपने थोड़ा बहुत रिसर्च पे क्या हाथ पैर मारा है, नहीं मारा है, आपने कोड कहीं कॉन्ट्रीब्यूट. ये सब पूरी जब एप्लीकेशन जाती है, तब जाके बेसिकली वो सिलेक्शन या रिजेक्शन का डिसीजन आता है. सो योर परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स इज जस्ट अ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया. दे आर लुकिंग फॉर हाई इंटेंट पीपल, लाइक global universities are looking for very 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 high intent. They are okay to compromise on IQ as long as the intent is there. Oh really? So India में basically IQ over intent चलता है. इंडिया में लाइक यार ये वाला एग्जाम है, इसमें तुम टॉप मार दो, सिलेक्ट हो गए, कोई तुमसे नहीं पूछेगा. और कौन सी ब्रांच चाहिए, जो तुम मांगोगे मिल जाएगी. ठीक है. Internationally the education says that intent is more important than IQ, because skill sets people can be trained on skill sets. ठीक है, मेरे को आज रोबोटिक्स नहीं आती, बट अगर मेरा मन है सीखने का और अगर मेरे में इतना ही लगन है कि मैं उठा के 15-16 घंटे कर लूंगा, सो आई विल ऑब्वियसली बीट समबडी हु इज फार मोर टैलेंटेड इन रोबोटिक्स बट हैज नो, बट इंटेंट इज मिसिंग. तो कहते हैं ना, टैलेंट प्लस लाइक लो टैलेंट प्लस हाई हार्डवर्क इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाई टैलेंट प्लस लो हार्डवर्क. वापस से लेते हैं. लो टैलेंट प्लस हाई हार्डवर्क और हाई इंटेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाई टैलेंट प्लस लो इंटेंट और लो हार्डवर्क. और ये यूनिवर्सल है हर जगह के लिए ना, स्पेशली इंटरनेशनल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है. एनीथिंग, मतलब दिस इज लाइक कि पोटेंशियल जितना मर्जी हो, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक परफॉर्मेंस. इंडिया में तो जज ही कर लेंगे ना भाई, तेरा इंटेंट है तो ठीक है, डिग्री तो बता. एग्जैक्टली. तो वो बाहर नहीं चलता, वो बिल्कुल बाहर नहीं चलता. परफेक्ट. सो लेट्स, तो पहला रीजन आता है कि यार लोग टैग के लिए भेजते हैं. दूसरा भेजते हैं कि यार पीपल वांट कि यार मेरे किड्स को एक नई ज्योग्राफी की लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस हो, और एक उनको वहाँ पे एक एक्सपोजर मिले. ठीक है. एक्सपोजर किसी भी चीज़ तरह का हो सकता है, वो नॉर्मल रहने का भी हो सकता है, कंपनीज का भी हो सकता है, प्रोफेशनलिज्म का भी हो सकता है, वर्क एथिक्स का भी हो सकता है. एंड थर्ड रीजन इज कि यार उनकी जाके इंटरनेशनली जॉब लगे और USD डॉलर में सैलरी है. तो डॉलर स्ट्रॉन्ग है, तो डॉलर में सैलरी आना मतलब तो लाइफ बन गई है तुम्हारी. अब आप देखो हो क्या रहा है दुनिया में. 99% लोगों को टैग तो नहीं मिलेगा, Right. वो तो सिर्फ 1% के लिए, तो 99% तो उसी रेस से बाहर. ठीक है. अब बात आती है कि यार फिर लाइफस्टाइल और एक्सपोजर के लिए भेजना चाहते हो. अब लाइफस्टाइल और एक्सपोजर के लिए अगर आपको 3 से 4 करोड़, मतलब US में जाके आप अंडरग्रेड करोगे तो आपके 3 से 4 करोड़ लगने हैं, बिकॉज आपकी ट्यूशन फीस होगी, फिर आपकी अकोमोडेशन फीस होगी, प्लस ऑब्वियसली जब आप वहाँ पे जा रहे हो तो आपके कुछ लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस होंगे, प्लस आप वहाँ पे थोड़ा ट्रिप्स भी मारोगे, बिकॉज आपका बच्चा भी यार 18 से 22 साल के बीच में ना, दे आर ऑल्सो इन देयर बेस्ट फेज ऑफ देयर लाइफ, दे विल ऑल्सो वांट टू ट्रैवल, टू शॉप और डू एनीथिंग. तो आपके 3 to 4 CR, अनलेस कि आप बिल्कुल ही गंदी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, मतलब ठीक है, सबके पास नहीं होते यार 3 से 4 करोड़. और 3 से 4 करोड़ कोई बहुत छोटा नंबर है भी नहीं, मतलब इट्स अ मैसिव नंबर. सो लाइफस्टाइल के लिए यू डोंट वांट टू पे दैट. थर्ड थिंग इज बेसिकली फॉर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. अब इन तीनों चीज़ों के बारे में एक और बात करते हैं. थिंक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टुडे. एम्प्लॉयमेंट इज नॉट एश्योर्ड एनी मोर, बिकॉज आप सोचो एग्जिस्टिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के जब लेफ्ट राइट एंड सेंटर ले ऑफ्स हो रहे हैं, सो नोबडी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी कि जॉब मिलेगी या नहीं. ठीक है, वो कट हो गया फिर. तो टैग वाला पोर्शन 99% का कट ऑफ हो गया. लाइफस्टाइल वाला जो पोर्शन है वो बाकी लोगों का कट हो गया, बिकॉज वो अनअफोर्डेबल हो जाता है. एंड जो एम्प्लॉयमेंट वाला जो ड्रीम था वो वैसे ही इतना एम्बिगुअस एंड इतना अनसर्टेन है आज के ज़माने में. उसके ऊपर आपके जियोपॉलिटिकल रिस्क, उसके ऊपर आपके वीज़ा इमिग्रेशन के जो पॉलिसीज़ हैं, उसके ऊपर आपकी ग्लोबली स्लोइंग इकोनॉमीज़. तो अगर आप US देखोगे तो US में H1B का कोई किसी को गारंटी नहीं है. तो वहाँ पे तो रेगुलेटरी और इमिग्रेशन वाइज ही आप थोड़े से
बैकफुट पे चले जाते हो. आप यूरोप जाओगे तो 3-4 करोड़ नहीं लगेंगे शायद, आपके 1.5-2 करोड़ लगेंगे. बट यूरोपियन इकोनॉमीज आर सम ऑफ द स्लोएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड. Correct. मतलब यूरोप में शायद मेजॉरिटी कंट्रीज का तो शायद ग्रोथ रेट ही लेस देन 1 और 2% होगा. तो वहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट के कोई चांसेस नहीं है. एंड बाकी जगह अगर आप देखोगे तो वहीं वहाँ पे कभी बाकी कंट्रीज, मतलब चाइना को थोड़ा एक्सेप्शन मान लेते, बिकॉज चाइना में तो थोड़ा रहना, सर्वाइव करना, वो लैंग्वेज, वो कल्चर, वो ही मतलब बहुत ओवरवेलमिंग है फॉर मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस. तो उसके अलावा आपके पास एक्चुअली कोई जगह बचती है नहीं दुनिया में जहाँ पे आप एक्चुअली जाके अपना करियर बिल्ड कर सकते हो. आज से 10 साल पहले ये बहुत ट्रू था कि पीपल यूज टू थिंक ऑफ यूएस एंड यूके एज अ डिफॉल्ट ऑप्शन. जब मैं कॉलेज में था यूएस और मैंने खुद इंटर्न करी है पोर्चुगल में. तो सेकंड ईयर ऑफ इंटर्नशिप मैं भी, मतलब सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज मैं भी पोर्चुगल इंटर्न करने गया था यार. उस टाइम पे एक्चुअली यूएस एंड यूरोप वर द मोस्ट, दे वर हॉटेस्ट कंट्री, हॉटेस्ट प्लेसेस ऑन द प्लैनेट टू बी इन, बिकॉज वहाँ पे सारी चीज़ें सही थी. इमिग्रेशन एंड वीज़ा का कुछ ऐसा ज़्यादा लोड नहीं था, जियोपॉलिटिकल इशू नहीं था, जियोपॉलिटिकल का कोई employment इशू नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट, बूमिंग इकोनॉमीज थी. booming. लाइक देवर बूमिंग इकोनॉमीज, लाइक देवर, एंड यूरोप में हमेशा मतलब थोड़ा they're more aged economies, so they always were looking for younger people to come and work, and they're always resource abundant country. So they had a lot of capacity to absorb new workers and more people and more professionals to come into their country and work for them. अब पर वो घड़ा भर गया ना. वो 10 लीटर का घड़ा था, उसमें 5 लीटर पानी पहले से था, 5 लीटर पिछले 10 साल में आ गया. अब वो घड़ा भर गया है. इवन दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू टेक एज मेनी पीपल और एज मेनी प्रोफेशनल्स, बिकॉज अब तो इसलिए आपने देखा होगा काफ़ी कंट्रीज में ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि यार फॉरेनर्स आर कमिंग, इंडियंस आर कमिंग एंड टेकिंग आवर जॉब्स. करेक्ट. ये कहीं ना कहीं सुना होगा आपने. ये 15-20 साल पहले नहीं होता था, क्योंकि 15-20 साल पहले दीज कंट्रीज वर एक्चुअली शॉर्ट ऑफ पीपल टू कम एंड वर्क इन वेरी हाई क्वालिटी and high credibility jobs. And Indians, by the sheer nature of our IQ and our hard work and our work ethics, we are one of the best professionals in the world. But over the last 10-15 years, that quota is full. There are no jobs in those economies because उनको जितने लोग चाहिए थे वो मिल चुके हैं. तो इसलिए now you will see in every country जहाँ पे फिर ये racism और ये सब आ जाता है कि यार Indians are coming and eating our jobs because now for Indians to get more jobs, locals will have to lose their jobs. Correct. So I think वो तो पिछले 10 साल में वो एम्प्लॉयमेंट वाला इशू पूरा आ गया है. like jobs are no more as much as they were before. Geopolitical तो आपको देखो पता ही है क्या चलता रहता है. मतलब at this point also I think the world is undergoing like not one war but multiple war. Correct. and that is a little worrisome because one off is a coincidence, multiple is a pattern. Correct. And that is now हो गया 2-3 साल हो गए, मतलब कोई ना कोई छोटी मोटी वॉर इधर उधर चलती ही रहती है, राइट. एंड उसके ऊपर से क्या कहते हैं आपका ये पूरा जो AI की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो आ गया, तो वहाँ अब तो लोग को लगने लग गया कि हम जाएंगे, पहली बात हमारी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, अगर लग गई तो पता नहीं H1B वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा. और हम कहते हैं कि चलो जॉब भी लग गई और H1B भी लग गया, क्या पता 1 साल बाद ले ऑफ हो जाए. तो अब तो रिस्क भी 3 पैटर्न्स पे, एम्प्लॉयमेंट पे भी है, फिर इमिग्रेशन पे भी है, उसके बाद ले ऑफ का भी रिस्क है, और इस सब के ऊपर जो जियोपॉलिटिकल का है वो तो एकदम तड़का है. वो तो है. तो फिर नाउ सडनली दैट 3-4 CR ऑफ इन्वेस्टमेंट starts becoming very risky. Correct. Compared to 10 years back when employment was sorted, when immigration was sorted, when geopolitical was sorted, when layoffs were not there, तब वो बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता था कि लोग जाके कर लेते थे. सो आप ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि सारे लोग US, यूरोप या ऑफ कोर्स चाइना नहीं जा सकते पढ़ाई करने, इंडिया में इंस्टीट्यूट्स है ही नहीं, या पेरेंट्स को ही नहीं पता है कि कौन से इंस्टीट्यूट में बच्चे को पढ़ के वो नॉलेज मिलेगी जो अगले 4 साल में उसको रेलेवेंट रखेगी. सो एज अ फाउंडर ऑफ Polaris, हाउ आर यू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम? So I think so मेरा ना fundamental belief है that I think that only people who have done something or I should say that I fundamentally believe that you should go and learn from people who have already done what you want to do next. Okay. That's my fundamental belief one. Second, my belief is कि यार you can only learn something by doing something. Like there is no other way. Fair enough. ठीक है. स्विमिंग सीखने तो आपको पूल में उतरना पड़ेगा, आपको गिटार सीखना है तो आपको गिटार बजाना पड़ेगा. यूट्यूब पे बैठ के तो आप नहीं सीख सकते हो. ठीक है. Especially in a field like computer science which is so dynamic,
एंड जो आए दिन मतलब चेंज होती रहती है, हर दिन नया मॉडल आता है, हर दिन नया टूल आता है, हर दिन नए टूल का नया वर्जन आता है, और हर 2-3 साल में पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, राइट? तो जिस चीज़ पे आप कोड कर रहे होते हो, मतलब वो कोडिंग की लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है, मतलब कोडिंग भी तो एक लैंग्वेज है ना, देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस, से हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी हैं, ऐसी कोडिंग की भी लाइक ऐसे हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं। हर 2-3 साल में लाइक दोज लैंग्वेजेस, दोज फ्रेमवर्क्स, दोज स्ट्रक्चर्स सब चेंज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग क्या होता है कि यार अब आपको सिंटैक्स आने की ज़रूरत नहीं है, अब आप बेसिकली किसी भी वाइब कोडिंग टूल को, बहुत सारे वाइब कोडिंग टूल्स हैं, क्लॉड का मतलब एंथ्रोपिक का क्लॉड है, एमर्जेंट है, और भी ऐसे बहुत सारे वाइब कोडिंग टूल्स हैं। आप जाके बस बेसिकली अपना प्रोडक्ट डिस्क्राइब कर दो एंड आप उसको बिल्कुल डिटेल में बता दो कि मेरे को एक टूल बनाना है जो यार रौनक की एक फ़ोटो लेगा, लेकिन उस रौनक की फ़ोटो को का वो थोड़ा सा लेट से कलर करेक्शन कर देगा, थोड़ी बेसिकली फ़ोटो सिमेट्रिकल कर देगा, और लेट से फिर उसको थोड़ा ग्लिटर मार के उसको रेडी टू पोस्ट टाइप्स ऑफ फोटो कर देगा। लेट से फोटो एडिटर ही बनाना है, ठीक है। तो अगर रौनक को अपना फोटो एडिटर बनाना है तो रौनक जाएंगे वाइब कोडिंग टूल पे और बता देंगे कि यार ये फिल्टर लगाना है, ये लाइटिंग सही करना, ये एस्पेक्ट रेशियो रखना, ये रेजोल्यूशन रखना, और बेसिकली शिप आउट कर देना। वाइब कोडिंग बेसिकली राइट्स दैट कोड फॉर यू योरसेल्फ। ओके, तो रौनक को कोडिंग आने की कोई जरूरत नहीं, एज लॉन्ग एज रौनक इज वेरी क्लियर इन हिज हेड कि लिखना क्या है, कि उन्हें प्रोडक्ट से चाहिए क्या। अगर रौनक को ये समझ में आता है कि उन्हें प्रोडक्ट से चाहिए क्या, और उनमें रौनक में ये काबिलियत है कि भाई वो प्लेन लैंग्वेज में उस टूल को बता दे कि मुझे ये चाहिए, तो क्लैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, if Ronak has these two things, that vibe coding tool will do the rest for Ronak, and Ronak को बेसिकली 15 से 20 मिनट के अंदर एक फुल्ली फंक्शनल ऐप मिल जाएगी जो रौनक अपने लिए यूज कर सकते हैं। करेक्ट। वाइब कोडिंग एज अ कॉन्सेप्ट 2 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 2 साल पहले अगर आपको कोड लिखना होता था तो पहले आप लैंग्वेज सीखते थे, तो तब आपको क्लैरिटी भी चाहिए, तब आपको सिंटैक्स भी चाहिए, तब आपको एक कंसोल भी चाहिए, और तब जाके आप, और रौनक ये जो मैंने आपको छोटा सा प्रोडक्ट बनाया, ये बनाने में कम से कम नहीं तो महीना लग जाएगा किसी को भी, आज से 2 साल पहले। आज रौनक जिसने कोई कंप्यूटर साइंस नहीं करी, इवन दे कैन बेसिकली ट्राई इट आउट एंड लाइक प्रोड्यूस अ फुल्ली फंक्शनल प्रोडक्ट विद इन लाइक 30 मिनट्स। द रीज़न रौनक मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, सोचो अगर ये आज हो गया है तो 2 साल बाद क्या होगा, और सोचो अगर ये 2 साल बाद होगा तो उससे 4 साल बाद क्या होगा, और 4 साल बाद अगर वो हो गया तो 8 साल बाद क्या होगा। पॉइंट इज कंप्यूटर साइंस इज अ वेरी फास्ट इवॉल्विंग फील्ड। सेकंड, मेरे को एक और चीज़ लगती है कि यार आई थिंक कंप्यूटर साइंस विल बिकम द डिफॉल्ट फॉर एवरी प्रोफेशन दैट यू चूज, एवरी इंजीनियरिंग दैट यू चूज। फॉर एग्जाम्पल, किसी को गाड़ियाँ बनाने का अगर शौक होता था पहले, तो क्या कौन सी इंजीनियरिंग करते थे? मैकेनिकल। अब मैं आपको कहता हूँ कि यार अब जितनी हमारी गाड़ियों की कंपनी है, महिंद्रा ले लो, टाटा ले लो, फोर्ड ले लो, जनरल मोटर्स ले लो, मर्सिडीज़ ले लो, ये सारी पेट्रोल कार्स बनाती थी, तो ये सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनीज थी। अब टेस्ला को आप क्या कहोगे? टेस्ला को आप कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहोगे या सॉफ्टवेयर कंपनी कहोगे? टेक की कंपनी है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है। क्योंकि टेस्ला कहती है कि यार मैं सेल्फ ड्राइविंग कार बना रहा हूँ। सेल्फ ड्राइविंग कार इज मोर ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल, इट्स अ कंप्यूटर साइंस फिनोमिना। वो लाइक कब वो विदाउट अ ड्राइवर कब मुड़ना है, कब पार करना है, कितनी स्पीड पकड़नी है, वो इंजन नहीं बताता, वो कोड बताता है। सिमिलरली दिस एंटायर इलेक्ट्रिक व्हीकल थिंग, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, दैट्स नॉट अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इवोल्यूशन, इट इज़ अ कंप्यूटर साइंस का इवोल्यूशन। सो अगर आज के डेट में किसी को भी लेट से कार मैन्युफैक्चरिंग में जाना पड़ेगा, तो वो किस टाइप की कंपनीज में जाएंगे? वो जाएंगे ईवी में, ऑटोनॉमस में, या फिर न्यू एज व्हीकल्स में। ये सारी कंपनीज जो हैं, यू कैन नॉट डू वेल इफ यू डोंट नो कंप्यूटर साइंस, बिकॉज दीज आर टेक कंपनीज बाय डिफॉल्ट। दे आर नो लॉन्गर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, दे आर प्रॉपर टेक कंपनीज। सिमिलरली लेट्स से अगर आप बायोटेक में जाओगे, बायो साइंसेज में जाओगे, सो द काइंड ऑफ इमेजिंग मॉडल्स दैट यू विल नीड टू एनालाइज डीएनए हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, जीन्स सीक्वेंसिंग हो गया, यू कांट वर्क विदाउट टूल्स। ठीक है, ट्रेडिंग आपको एग्जांपल बताता हूँ। सो आज से 15-20 साल पहले जब शेयर बाजार में हम कहते थे, तो शेयर बाजार में एक बाय होता है, एक सेलर होता है, वो सारे क्या होते थे? ट्रेडर। मेरी भी पहली जॉब बाय द वे ट्रेडर की थी, तो मैंने आईटी के बाद ट्रेडिंग ही करी थी 2 साल, मेरी पहली जो और आखिरी जॉब वही थी। तो ट्रेडिंग में क्या होता था कि आप बेसिकली आपने देखा है शेयर प्राइस गिर गया, मैंने अभी बाय कर लिया, फिर जब भी वो उठेगा तो मैं सेल कर दूंगा। सिंपल फंड है, मतलब ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल। इसको कहते थे मैनुअल ट्रेडिंग। आज की डेट में आप सुनते हो ना, ये आईआईटी में जाते हो, किसी बच्चे का 3 करोड़ का सीटीसी लग गया, 4 करोड़ का सीटीसी लग गया। कभी सोचा वो कौन सी जॉब्स होती हैं? जितने सीटीसी दिखते हैं ना आपको 3 से 4 करोड़ वाली जॉब्स के आईआईटी के बाद जो फ्रेशर्स को मिलते हैं, वो सारे कुछ कंपनीज हैं जेन स्ट्रीट टाइप की, ये सारी कंपनी सिर्फ एक काम करते हैं, विच इज़ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। तो वो ये कहते हैं कि यार तुम आके ट्रेड मत करो, तुम आके एक एल्गो लिखो, तुम आके एक कोड लिखो, तुम आके एक सेट ऑफ रूल्स लिखो, सो दैट कल को तुम हो ना हो,
तुम हो ना हो, तुम सो रहे हो, तुम जगे हो, चाहे मार्केट में ऊपर हो या नीचे हो, दैट एल्गो विल ट्रेड ऑन योर बिहाफ. सो दीज कंपनीज आर सेइंग टू वेरी स्मार्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ये ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 के टाइप के लोगों को पिकअप करती हैं और वो कहते हैं कि तुम बताओ कि अगर तुम जो भी ट्रेड करते, मुझ जैसे लोग जो आज से 10 साल पहले ट्रेड करते थे कि भाई मुकुल को ऑटोमेट कैसे कर दो, और फिर जब वो कहते हैं कि जब एक मुकुल को ऑटोमेट करते हैं फिर तो दुनिया के बेस्ट मुकुल्स को भी ऑटोमेट कर सकते हो तुम. तो सबसे महंगी जो जॉब, सबसे हाईएस्ट सीटीसी जो लगते हैं आईटीज के, वो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लगते हैं. अब एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है या फिर फाइनेंस का सब्जेक्ट है? ऑफ कोर्स कंप्यूटर साइंस. लेकिन ट्रेडिंग फाइनेंस का सब्जेक्ट था. सो मेरा पॉइंट है कि आप चाहे ट्रेडिंग ले लो, चाहे आप कार मैन्युफैक्चरिंग ले लो, या फिर आप कोई भी और इंडस्ट्री ले लो, द प्रोफेशंस ऑफ टुमारो are actually ingrained with computer science very much. You cannot do any engineering or any profession tomorrow without having a very deep understanding of computer science. कंप्यूटर मतलब आज से 70 साल पहले इंडिया में अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें मैथ्स, मतलब आज से 100 साल पहले इंसान को अगर कहीं भी काम करना चाहिए तो थोड़ी बहुत गणित आनी चाहिए. गणित सबको आती है, बेसिक हिसाब लगाना. आज से 50 साल पहले अगर तुम्हें कहीं भी ग्लोबली कुछ काम करना है तो तुम्हें इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी थी. सो सबसे पहले फर्स्ट बेसिक वॉज मैथ, सेकेंड बेसिक वॉज इंग्लिश लैंग्वेज. The third basic skill that every human will now need to adopt will be computer science. Because if you do any profession in any vertical, in any stream, you cannot escape, because all the future versions of all engineering are passing through computer science engineering. Because अब गाड़ियाँ की कंपनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, वो भी अब टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं. ट्रेडिंग की कंपनीज भी अब फाइनेंशियल कंपनीज नहीं है, वो अब टेक्नोलॉजी ट्रेडिंग कंपनीज है. वो मतलब वो टेक एनेबल्ड ट्रेडिंग कंपनीज हैं. अब इस पे मेरा दूसरा पॉइंट है कि अब जब इन अ वर्ल्ड विच इज सो फास्ट, जहाँ पे कंप्यूटर साइंस हर आए दिन, एक तो पहली बात तो कंप्यूटर साइंस इंपॉर्टेंट बन गया, नॉर्म बन गया है, ठीक है. सेकेंडली वो आए दिन इवॉल्व हो रहा है. सो लाइक आई टोल्ड यू कि अगर आपको स्विमिंग सीखनी होगी आप स्विमर से सीखोगे, गिटार सीखना होगा गिटारिस्ट से सीखोगे. तो हाउ कैन यू एवर इवन थिंक कि यू कैन लर्न कंप्यूटर साइंस फ्रॉम समबडी? Can you, or I should ask you, can you think that you can learn computer science from somebody who has never coded in their life ever? Not. That is one thing that this country will now start seeing. So this country will now start seeing a lot of people who have actually built real life products, who have actually built companies, who have actually built tools, जिन्होंने खुद जिंदगी में कोड किया है. Those professionals will now start coming a little bit on the academia side, and they will start designing programs for these young kids to learn coding. For example, Polaris का मैं बताता हूँ, मैं मतलब like why did we even want to do Polaris? Because टेक्निकली तो हम क्लास प्लस है, सॉफ्टवेयर एक मतलब इंडियन एजुकेशन की शायद सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है. मतलब मोर देन लाइक 25,000 टीचर्स अक्रॉस द कंट्री, मतलब उनकी ऐप्स क्लास प्लस के थ्रू बेस. तो आप अगर आप किसी भी टीचर को देखोगे जिसकी ऐप या वेबसाइट है, तो 50% से ज़्यादा चांस है कि वो ऐप या वेबसाइट क्लास प्लस पे बनी हुई है. तो प्रॉपर सॉफ्टवेयर कंपनी है. मतलब ऐसे more than 3-4 crore users every month actually use the different apps that we have built at ClassPlus. One thing we realized while building ClassPlus is कि यार जब भी हम किसी इंजीनियर को हायर करते थे, अब चाहे हमने वो Tier 3 कॉलेज का इंजीनियर हायर किया हो, चाहे हमने IIT का इंजीनियर हायर किया हो, चाहे नॉर्थ में हायर किया हो, चाहे साउथ में हायर किया हो, किसी इंजीनियर को Day 1 पे कोडिंग नहीं आती. किसी इंजीनियर को Day 1 पे कोडिंग नहीं आती. और हमें, और ये कब की बात है? ये चले जा रही है. मतलब ये मैंने 2018 में हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट करी थी. ये तब से आज तक बड़ा कॉमन फंड है. आज भी अगर आप किसी इंजीनियर को हायर करते हो, फ्रेशर इंजीनियर को अगर मैं हायर करता हूँ डायरेक्ट आउट ऑफ कॉलेज, तो आप कह रहे हो उसको कोडिंग नहीं आती? 9 out of 10 पीपल डू नॉट नो कोडिंग. तो क्या सीख रहे हो वो कॉलेज में? वो हम उनसे पूछते हैं फिर कि तुमने कॉलेज में सीखा क्या भाई? सीखा क्या? 4 साल क्या किया? तो हमने यही पूछते हैं एक्चुअली कि तुमने 4 साल किया क्या. तो ही सेड कि यार बच्चे बोलते कि यार हमने कोडिंग नहीं सीखी. तो हमने कहा क्यों नहीं सीखी? कहते यार हमारे आसपास कोई था ही नहीं जिसको कोडिंग आती है. And that is when we realized that there is a big gap outside in the country, because in fact most of the kids who actually also know coding, they learn it by watching some YouTube videos. कि यार हमने थोड़ी YouTube वीडियो देख ली, या हमने कॉलेज के सीनियर से पूछ लिया. और ये कितना फीस दे के आया ये बच्चा? टिपिकली आप देख लो इंडिया में अगर आप किसी भी ढंग की जगह इंजीनियरिंग कर रहे हो 15-20 लाख, 15-20 से कम तो मतलब होता नहीं. 20 लाख रुपए उसने डाले और उसको कोडिंग नहीं आती है Day 1 पे, तो आप उसको हायर करते हो या फिर और एक बंदा लगा के कोडिंग? फिर क्या करना पड़ता है, कंपनीज को फिर भी हायर करना पड़ता है, क्योंकि कंपनीज को तो सॉफ्टवेयर टैलेंट चाहिए. सो देन कंपनीज स्टार्ट गोइंग बैक टू दैट ओल्ड फिनोमेना कि दे स्टार्ट हायरिंग फॉर IQ एंड इंटेंट. ओके. देन दे आर नॉट हायरिंग फॉर स्किल्स. फिर बेसिकली फिर वो कंपनी में आता है, फिर वो 3 से 6 महीने द कंपनीज, फिर जो भी उसका हायरिंग मैनेजर होता है बेसिकली, जो खुद एक कोडर होता है जिसने उसे रिक्रूट किया होता है, वही उसे ट्रेन करता है ओवर द नेक्स्ट 3-6 months. फिर वो 6 महीने में कोडिंग सीख जाता है.
फिर 6 महीने में जब कोडिंग सीख जाते हैं तब वो एकदम प्रोडक्शन वर्दी मतलब हु कैन पुश आउट लाइव प्रोडक्ट्स, फिर वो एक एफिशिएंट इंजीनियर बन जाता है। तो ये 6 महीने से 12 महीने की जर्नी है बेसिकली, जिसके बीच में आप एक अच्छे इंजीनियर बन जाते हो कंप्यूटर साइंस के। बट वो जर्नी आपको कोई ऐसा ही करा सकता है जिसने वो जर्नी खुद करी हो। सही बात है। बिकॉज जिसने वो जर्नी नहीं करी उसके लिए वो करवाना बहुत ही, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मतलब लोग ना काफ़ी बार आईटीज़ पे लोग सवाल उठा देते हैं कि यार आईटी में ना प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, कंप्यूटर साइंस की जॉब नहीं मिली। मैं कहता हूँ यार आईटीज़ तो बने ही रिसर्च के लिए थे ना। आईटीज़ इसलिए थोड़ी बने थे कि कल को जाके ओरेकल या माइक्रोसॉफ्ट आके कंप्यूटर साइंस की, वो तो ठीक है इंडस्ट्री वैसी बन गई, बट अगर आप ओरिजिनल आईटीज़ देखोगे, आईटीज़ वर मेड फॉर रिसर्च। दैट इज़ द रीजन दे वांटेड द शार्पेस्ट एंड द मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑफ द किड्स, कि दीज आर द पीपल हु विल कम एंड दे विल डू रिसर्च एंड दे विल डू मोर स्टफ इन लाइफ। बट वो उसको अगर मैं हटा देता हूँ एक बार को आईटी वाला पोर्शन को भी, आज की डेट के जो कंप्यूटर स्पेशली जो लोग सोच के जा रहे हैं कि हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको तो अल्टीमेटली कोड आना चाहिए, उनको आता नहीं है। तो फिर बेसिकली कंपनीज़ में जाके वो सीखते हैं, बिकॉज वहाँ पे कंपनीज़ में वो फिर उस एटमॉस्फेयर में घिरे होते हैं जहाँ पे उनके आसपास दिन रात सिर्फ कोडर होते हैं, और वहाँ पे उनके आसपास दिन रात सिर्फ प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। वहाँ पे दिन रात कोई ना कोई उन्हें लाइव डीबगिंग या लाइव असिस्टेंस कर रहा होता है। फिर वो इकोसिस्टम में आ जाते हैं। उस इकोसिस्टम में किसी भी इंजीनियर को 6 से 12 महीने से ज़्यादा नहीं लगते कंप्यूटर साइंस या लेट्स से एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में, विच इज़ वॉट वी सेड कि आई थिंक नाउ इंडिया विल स्टार्ट सीइंग अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस वेयर पीपल हु हैव बिल्ट प्रोडक्ट्स, जिन्होंने खुद कभी टेक बनाया है या जो खुद लाइव इंजीनियर्स हैं, दो जब तक वो लाइव इंजीनियर्स आके क्लासरूम में आपको नहीं पढ़ाएंगे, या जब तक वो लाइव इंजीनियर्स के साथ आप हैंग अराउंड नहीं करोगे, या जब तक आप इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप्स नहीं करोगे, तब तक इट इज़ वेरी हार्ड दैट यू विल लर्न कंप्यूटर साइंस, बिकॉज यू कांट लर्न इट इनसाइड अ रूम। एंड दैट इज also one of the reasons why we thought कि यार we have learned a lot from this country and we want to give back some of the learnings that we have had over the last पिछले 8-10 साल में जो भी हमने टेक प्रोडक्ट्स के बनाने में के बारे में सीखा है, मगर कुछ चीज़ें हम लेट्स ऑल्सो गिव बैक, एंड दैट इज़ द एंटायर थॉट बिहाइंड पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। सो पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या क्या सिखाते हो आप, क्या ट्रेन करते हो आप, किसके लिए रेडी करते हो स्टूडेंट्स को? यार तो वॉट वी वॉन्ट इज़ कि पर्सनल गोल यही है कि यार ऑल द किड्स शुड बी एबल टू मेक अ गुड टेक करियर आउट ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है, अब वो टेक में कुछ भी करें आगे जाके, चाहे वो कोड करें, चाहे वो प्रोडक्ट बिल्डिंग करें, चाहे वो टेक एंटरप्रेन्योरशिप करें, चाहे टेक कंटेंट क्रिएशन करें, या कुछ भी करें, ठीक है, बट इट हैज़ टू बी रिलेटेड टू समथिंग इन टेक एंड दे डू इट रियली वेल। बट यार अगर आपको टेक में अगर कुछ भी करना है ना, तो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्किल दैट यू विल हैव टू डेवलप इज़ टू लर्न हाउ टू कोड। ठीक है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं ना सीधा जाके टेक का एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा, तो सबको टेक का स्टार्टअप तो करना है, बट आज की डेट में आप टेक फाउंडर नहीं बन सकते जब तक आपको खुद कोड करना नहीं आएगा। करेक्ट। आप लेट से आप कहोगे कि मेरे को IoT हार्डवेयर में या गेमिंग ऐप्स बनानी है, लेकिन गेमिंग ऐप्स आप तक तो नहीं बना सकते जब तक आप कोड नहीं करोगे। आप कहोगे कि यार मेरे को ना कोड नहीं करना, बट मेरे को रिसर्च करनी है। यू कैन नॉट रिसर्च टिल द पॉइंट यू अंडरस्टैंड दैट हाउ कोड फंक्शंस। सो आई थिंक the two things, like the one thing that we are very clear about is how do essentially kids make a career out of tech. Second thing that we also think is I don't think kids need 4 years to, I don't think यार बच्चों को ना 4 साल का वेट करने की ज़रूरत है before they go out to the industry. यार जेई की तैयारी 2 साल में हो जाती है। आप कोई भी स्पोर्ट सीख रहे हो वो शायद आप 1 साल में सीख जाओगे। आप किसी भी गेम के मास्टर बनना चाहते हो, आप शायद 6 महीने में कर लोगे। मैं आपको बोलूँगा कि 10 किताबें पढ़ लो, आप शायद 1 महीने में ख़त्म कर लोगे। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट हैज़ टू वेट 4 years बिफोर दे आर अलाउड टू एंटर द इंडस्ट्री, राइट? वेरी सिंपली पुट, लाइक अगेन आई एम रेफरिंग टू स्पोर्ट बड़ी मेरिटोक्रेटिक चीज़ होती है, इसलिए मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। मतलब अगर बैट्समैन स्टड होगा तो वो 18 साल की एज में भी टीम में आ सकता है, और अगर नहीं स्टड होगा तो 35 में भी नहीं आएगा। तो ऐसे लाइक जब स्पोर्ट्स में ऐसी कोई रूल नहीं है, तो फिर एजुकेशन में ऐसा क्यों ना चाहिए, या फिर लेट्स से प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स में ऐसा क्यों ना चाहिए। सो वी थिंक यार एंड स्टूडेंट्स का ना इंडस्ट्री में जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यार आप क्लासरूम के अंदर बैठ के कभी भी इंडस्ट्री की पेस को कैचअप नहीं कर सकते। करेक्ट। अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हो और आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में बाहर क्या चल रहा है, सो आप जितना मर्जी हवाई बातें कर लो, बट द रियलिटी इज दैट द इंडस्ट्री विल हैव मूव्ड मच फॉरवर्ड बाय द टाइम यू आर
ग्रेजुएटेड बाय द टाइम यू आर ग्रेजुएटेड. सो मैं समझ में आया कि इंडस्ट्री की रफ्तार से भागने का एक वही वाली बात है, ट्रेन की रफ्तार से भागने का एक ही तरीका है. वो क्या है कि तुम ट्रेन के अंदर हो. अंदर ही बैठे रहो. जब तक आप ट्रेन के बाहर हो तो आप नहीं भाग सकते, और फिर एक टाइम पे आप थक जाओगे और ट्रेन चली जाएगी, ट्रेन जाएगी छूट. बेसिकली सिंपल सी बात है. तो मैं समझ में आया कि इंडस्ट्री जितनी स्पीड से आज के डेट में भाग रही है, अगर आपको भी वही पेस कैचअप करनी है, और आप बाय द वे आप ये नहीं सोच सकते कि मैं 4 साल बाद जाके पेस कैचअप करूंगा, बिकॉज 4 साल तक तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चली गई एंड द इंडस्ट्री इज सो फार अहेड कि आपको कैचअप करने में और 2 साल लग जाएंगे. राइट. तो आपके पास वो ऑप्शन तो आज की डेट में है नहीं, जो पहले होता था कि यार 4 साल ऐसे कॉलेज में चिल मारते हैं और उसके बाद जाके जॉब वॉब कर लेंगे. if you and again this is for people who want to build a career for themselves. जो लोग निठल्ले बैठना चाहते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कोई एम्बिशन नहीं है, जो यही 10-15-20 लाख रुपए की जॉब से खुश होना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये सब बातें नहीं कर रहा हूँ. आई एम बेसिकली टॉकिंग ऑफ पीपल हु वांट कि यार कल को जाके मैं कुछ ऑब्नॉक्शियसली सक्सेसफुल करूँ, मैं कोई ग्लोबल कंपनीज में काम करूँ, मैं कोई टेक प्रोडक्ट्स बनाऊँ, मैं अपना कंपनी खोलूँ, मैं रिसर्च करूँ, मैं लेट्स से मैं whatever else and done, ठीक है. बट लेट्स से पीपल हु वांट टू रियली डू वेल इन लाइफ, ठीक है, जिनका मन है कि मैं साल में जाके 50 लाख, मैं 25 साल की एज में 50 लाख का CTC करूँ, उस टाइप के जो एम्बिशियस लोग होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनको क्या करना होता है. तो वो लोग आज के डेट में वेट करना अफोर्ड नहीं कर सकते. सो दैट देयर पॉइंट इज कि यार द ओनली वे टू कैच अप और कीप पेस विद द इंडस्ट्री इज टू बी इनसाइड द इंडस्ट्री इटसेल्फ. बट इंडस्ट्री के अंदर होने के लिए आपको उतनी तो स्किल सेट या कैपेबिलिटी आनी पड़ेगी, सो दैट इंडस्ट्री गिव्स यू दैट फर्स्ट चांस, फर्स्ट ब्रेक थ्रू. जैसे वो किसी भी एक्टर का लॉन्च पैड होता है ना, कि किसी भी एक्टर की वो फर्स्ट मूवी जो होती है उसे फर्स्ट लॉन्च मिलता है या फर्स्ट ब्रेक थ्रू मिलता है. राइट. उसके बाद उसकी खुद की तकदीर है, उसकी खुद की मेहनत है, उसकी खुद की नीयत है. राइट. लेकिन वो फर्स्ट ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर आपको फर्स्ट ब्रेक ही नहीं मिला तो यू विल नेवर बी इन द कंसिडरेशन ऑल्सो. सो कंसिडरेशन के लिए मैं आने के लिए, सो दैट आपका गोल है कि आपको इंडस्ट्री की पेस कैचअप करनी है, बट उसके लिए आपको इंडस्ट्री की कंसिडरेशन में आना पड़ेगा, और उस कंसिडरेशन में आने के लिए आपको अपनी कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी. लाइक व्हाट आवर पॉइंट एट पोलारिस इज कि यार वो कैपेबिलिटी आप जितनी जल्दी बना लोगे उतना आपके लिए बेटर है. और आप उसको 4 साल के अंदर ही इंडस्ट्री में 4 साल मैं पुश कर, जैसे मैं आपको बताता हूँ पोलारिस में अभी, ये आज से 3 या 4 हफ्ते पहले की बात है. देखो बहुत सारे फ़ोन पे बातें होती हैं जिसको मतलब बहुत सारे मैसेज आते हैं दिन में, मतलब फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, जो सुन के मुझे बड़ी खुशी होती है. सबसे ज़्यादा मुझे पता है खुशी कब तब होती है जब मेरे पास इस टाइप का मैसेज आता है जो मैं आपको बताता हूँ. एक हमारे इंटरनल टीम ग्रुप में एक मैसेज आया कि सेकंड सेमेस्टर के किड्स हैं, कितने 18 साल के होंगे, 19 साल के होंगे, सेकंड सेमेस्टर के किड्स हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, 6-7 महीने हुए हैं मतलब अभी. उन 2 बच्चों की 3 महीने की इंटर्नशिप लगी है, ठीक है, विद अ ग्लोबल कंपनी. आप सोचो उस 3 महीने की जो टोटल इंटर्नशिप है उसका 3 महीने का टोटल स्टाइपेंड कितना होगा रौनक, क्या लगता है आपको? और ये सोचो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, मतलब कितना ही आता होगा इन्हें, अभी तो सीख रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी 3 महीने के टोटल कितने पैसे मिल रहे होंगे इन्हें? महीने के 20-25 हज़ार रुपये मिल रहे तो 3 महीने के 75,000, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, लाख रुपए, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, 50,000 महीना, 1.5 लाख हो गए. 1.5 लाख है. हाँ. अब इसका डबल कर दो, 3 लाख. हाँ, अब इसको भी और ऊपर करते हैं थोड़ा सा, 5. एग्जैक्टली. सो ये 3 महीने का 5 लाख रुपए इनको इंटर्नशिप का मिल रहा है. ग्लोबल कंपनी से कर रहे हैं, USD आते हैं, $6,000 की इंटर्न. $6,000 वैसे अगर मैं करूंगा तो मोटा मोटा 5,40,000 हो जाता है. 5, हाँ, बढ़ गया. मैं तो 5 बोल रहा हूँ, आपको डॉलर बढ़ गया ना. तो मैं तो पुराने डॉलर पे कर रहा था. मोटा मोटा 5.5 लाख रुपए की इंटर्न लग गई है इन बच्चों की एट द एज ऑफ 18 इन देयर फर्स्ट ईयर इटसेल्फ. और सिर्फ 3 महीना करेंगे, वो पैसे लेंगे. उसके बाद हो सकता है उसके बाद अब होगा क्या, अभी उन 3 महीने की इंटर्न पे चले जाएंगे, ठीक है. अगर बहुत अच्छा काम लगा तो हो सकता है कि वो कंपनीज इनको इंटरनेशनली बुला लें. नहीं भी बुलाएंगे तो क्या होगा, अभी दिन रात किस टाइप के लोगों के साथ काम करेंगे? करेक्ट. वो करेंगे ग्लोबल लोगों के साथ. उस ग्लोबल टीम में, क्योंकि वो तो टीम है, तो वहाँ पे 20 साल का भी बंदा होगा, कोई 25 साल की भी कोई मैम होंगी, कोई 30 साल का भी पर्सन होगा, ठीक है. तो अब ये ग्लोबल लोगों के साथ काम करेंगे, अब ये सीनियर लोगों के साथ काम करेंगे. जब ये सीनियर लोगों के साथ काम करेंगे तो एक तो ये उनका एक्सपीरियंस लर्न कर लेंगे. जब एक ग्लोबल प्रैक्टिसेस पे काम करेंगे तो इनका वो जो डॉक्यूमेंटेशन का स्किल सेट है, जो वर्क एथिक्स है, जो प्रोफेशनलिज्म है, वो इनका टॉप नॉच आ जाएगा, जो ये जाके 20 स्कूल में सीखते. 20 स्कूल में जाके 2 करोड़ की फीस देके जो तुम प्रोफेशनलिज्म, वर्क एथिक्स, प्रेजेंटेशंस और अपनी पर्सनालिटी और सोशलाइजेशन सीखते, वो ये लोग वो सीखने के इनको पैसे मिल रहे हैं. प्लस ये सीनियर डेवलपर के साथ काम करेंगे तो वहाँ से इनकी लर्निंग बहुत फास्ट हो जाएगी. वही वाली बात है ना, अगर आप सचिन तेंदुलकर सर से कोचिंग लोगे क्रिकेट की तो आप कितने आगे पहुँच जाओगे. क्योंकि बाय द वे संजू सैमसन ने भी सचिन सर को ही क्रिएट किया ना. मतलब वही वाला पॉइंट है कि अगर आप इफ यू आर बीइंग ट्रेन्ड फ्रॉम द बेस्ट, यू विल बिकम बेटर एट लीस्ट इन द वर्स्ट केस.
अच्छा थर्ड बेसिकली जब ये लोग काम करेंगे ओवर द नेक्स्ट 3 months, ये कुछ ना कुछ लाइव प्रोडक्ट बनाएंगे. खाली बैठे मतलब कॉमिक्स पढ़ने तो जा नहीं रहे हैं. तो दे विल राइट सम कोड, दे विल मेक अ प्रोडक्ट लाइव. दैट प्रोडक्ट विल ऑल्सो टेल देम हाउ टू मेक अ फुल्ली फंक्शनल ऐप और अ वेबसाइट और वॉट एवर प्लेटफॉर्म दे आर डूइंग. वो इनके CV में भी जुड़ता है, इनकी लर्निंग भी वहाँ पे आती है. प्लस जब ये और लोगों के साथ हैंग आउट करेंगे उसी टीम के, तो इनका नेटवर्क भी बनता है. तब बाकी बच्चों की तरह इनका नेटवर्क, आप नॉर्मली किसी बच्चे से पूछो कॉलेज में कि तुम्हारा क्या नेटवर्क है, वो कहेगा मेरे 5 दोस्त. इनके 5 दोस्त होंगे, 5 अलग अलग देशों के, 5 अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, 5 अलग अलग एज ग्रुप्स के. तो इनका नेटवर्क भी अब 5 अलग अलग देशों में होगा. प्लस ये सब करने के बाद जब तुमने प्रोडक्ट्स भी लाइव कर लिया, जब तुम्हारी नेटवर्किंग भी हो गई है, जब तुमने इंटरनेशनल स्टेंट भी कर लिया, तो तुम्हें ना at the age of 18 you also start becoming very confident about yourself. So you also think that you are very inspired, you are very energized, you are very confident. Correct. और उस सब के ऊपर now you are financially capable. तो तुम्हारी credibility भी बन चुकी है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ चुका है, तुम मॉनिटरीली भी इक्विप्ड हो चुके हो, तुम्हारी लर्निंग्स भी आ चुके हैं और तुम्हारा CV बन चुका है. करेक्ट. तुम्हारा CV बन चुका है. उसके बाद तुम कहीं भी जाओगे, when you go out for an interview, you are better than 99% of the software engineering kids already. Already. So that is the reason. And उसके बाद होगा क्या, अब इसके बाद इनको, and they will also start getting hooked on to this because they will be like कि now if we are good enough for this, अगर मैं 18 साल की एज में ही टीम में डेब्यू कर चुका हूँ क्रिकेट में, तो मैं क्रिकेट छोड़ूंगा थोड़ी. सही बात है. फिर तो मैं और डबल डाउन करूंगा ना. फिर तो मैं कहूँगा कि आज मैं IPL की टीम में आऊँ, कल को मैं नेशनल टीम में आऊँगा, फिर उसके बाद मैं कुछ कैप्टन बनूंगा, कुछ भी करूंगा. दे ऑल्सो गेट वेरी इंस्पायर्ड. सो नाउ दीज किड्स, ये जो 2 बच्चे हैं, ये इंडस्ट्री की ट्रेन में चढ़ चुके हैं. अब जितनी तेज तेज ट्रेन भागती रहेगी, उतनी तेज तेज ये भी भागते रहेंगे. इनकी रिलेटिव वेलोसिटी, एंड दे विल इंस्पायर अदर किड्स आल्सो टू. एब्सोल्युटली. बट वो तो बात की बात है. अभी मैं तो कह रहा हूँ इन 2 बच्चों के लिए, इन दोनों, मैं बताता हूँ इनको देख के कौन इंस्पायर होते हैं. अब जब इंटर्न लगी है तो मिठाई तो बटेगी. तो मिठाई बटेगी तो कहाँ जाएगी? या तो रिश्तेदारों में जाएगी, या फिर मोहल्ले में जाएगी, या फिर दफ्तर में जाएगी. वही 3 शर्मा जी के जो तीन दोस्त हैं जिंदगी में, वो भी पूछेंगे किस चीज़ की मिठाई है. तो शर्मा जी की दोस्त मिठाई तो खा लेंगे, बट वो जो शर्मा जी के दोस्त वर्मा जी हैं, वो घर पे जाके क्या बोलेंगे, शर्मा जी के बेटे ने ये किया है. तो ये फैल जाता है फिर. एंड दैट इंस्पायर्स मोर. दैट इज हाउ कंस्ट्रक्टिव रिवोल्यूशंस और लाइक सोसाइटल चेंजेस कम. सो पर्सनली आवर बिलीफ इज कि पोलारिस में अगर तुम हो, आवर प्रायोरिटी is to get you ready as quickly as possible to enter the industry. Because प्लेटफॉर्म पे खड़े सिर्फ ट्रेन को देखते, ट्रेन चल रही है, इंडस्ट्री ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, बट तुम सिर्फ प्लेटफॉर्म पे खड़े रहोगे तो कभी नहीं पकड़ पाओगे. इफ यू हैव टू रन एज फास्ट, यू हैव टू गेट देयर वेरी क्विकली. एंड दैट इज वाई वी आर अगेंस्ट द नोशंस कि सिर्फ सेकंड ईयर में जा सकते हो, या 4th ईयर में जा सकते हो, या 3rd ईयर में जा सकते हो. नहीं, अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है तो तुम फर्स्ट ईयर में जा सकते हो. उस पर भी हम लाइक यार देखो, ट्रेन भी अलग अलग टाइप की होती है, क्योंकि हर ट्रेन अलग अलग जगह जाती है. तो कोई ट्रेन जा रही होगी कोडिंग जॉब्स की तरफ, कोई ट्रेन जा रही होगी कि तुम वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री में चले जाओ, कोई ट्रेन जा रही होगी कि यार तुम रोबोटिक्स की तरफ, ये ट्रेन तुम्हें रोबोटिक्स की तरफ लेकर जाएगी, कोई ट्रेन जा रही होगी कि यार मेरे को हायर स्टडीज़ की तरफ जानी है. तो मैं कहता हूँ कोई भी ट्रेन पकड़ लो. दैट इज़ द फंडामेंटल थीसिस बिहाइंड पोलारिस, दैट वी आर नॉट टेलिंग यू हाउ टू बिल्ड योर करियर. वो तो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा. We are telling you how to accelerate your career, and that acceleration is the keyword that I think every Gen Z kid right now, and more important than Gen Z kids, उनके पेरेंट्स को acceleration समझ में आना चाहिए. बिकॉज अनलाइक पेरेंट्स का टाइम जहाँ पे होता था कि यार तुम, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे क्या करना होता था, तुम्हें एक गाड़ी लेनी होती थी, एक घर लेनी होती थी, एंड ज़िंदगी सक्सेसफुल. पहले वो तो डेफिनेशन हो गई चेंज, तो तुम्हें बहुत सारी और चीज़ें करनी होती हैं. ठीक है. प्लस अब तुम जाके 30 में गाड़ी, 40 में घर नहीं कर सकते, बिकॉज द वर्ल्ड इज मूविंग मच फास्टर. So if the world is moving much faster, the parents also have to realize that their kids also need to do more things in a more fast manner, in a more grander way. And for them, they have to take some really radical contrarian choices. And that is the core thesis behind Polaris. पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें कि इस इंस्टीट्यूट में जो ऑलरेडी 40-50 साल से फंक्शन कर रहा है, उसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसकी बहुत बड़ी होर्डिंग शहर में लगी हुई है, वहाँ पे एडमिशन नहीं लेना है, पोलारिस में लेना है. क्यों? क्योंकि वो एक्सेलरेट करने में हेल्प करते हैं, और जो रीजंस आपने बताया. सो हाउ टू कन्विंस, एंड आप ये स्टूडेंट्स को नहीं, आप ये पेरेंट्स को कन्विंस करो कि यहाँ पे आना ज़रूरी है या इंपॉर्टेंट है. मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा, मैं कह रहा हूँ पोलारिस को भूल जाओ आप.
बिकॉज द कॉन्वर्सेशन इज नॉट टू से कि यार यू शुड कम टू पोलारिस, ठीक है, ठीक है, आई विल नेवर से दैट, ठीक है. इनफैक्ट सब लोग आना भी चाहेंगे तो हम ले ही नहीं सकते बिकॉज वी आर वेरी वेरी सिलेक्टिव. सो वो कितना जैसे दिस ईयर वी विल strength क्या नॉट है? टेक मोर देन 300 किड्स. तो मेरा उस पर भी एक फंडामेंटल बिलीफ है. आई एम वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल एजुकेशन. इंटरनेशनल एजुकेशन में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्टूडेंट टू टीचर रेशियो. एंड इंटरनेशनल एजुकेशन सेज कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर. क्वालिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी. कि जितनी ज़्यादा क्वालिटी मतलब जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतनी ज़्यादा क्वालिटी कम हो जाएगी. Correct. वही है ना, जितना ज़्यादा तुम मास प्रोड्यूस करोगे किसी चीज़ को उतनी उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी बिकॉज तुम मास प्रोड्यूस कर रहे हो. तो द बेस्ट वे टू preserve quality is to do it very selectively and do it in a very small quantity. So that is why we are never like यार मतलब कि we'll do a lot of kids. Like we will this year also only take 300 kids across the country. 3 different tracks होंगे हमारे. Like we will be doing 3 tracks across AI, data sciences and product management. And इन तीनों tracks को मिला के we will only take 300 kids from across the country because I'm like yeah, I really want to keep that fundamental belief of very good student to teacher ratio plus resources per capita. because जितने कम बच्चे होंगे वो उतने ज़्यादा resources कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेट्स से फाइनाइट रिसोर्सेज हैं और उसी में आपकी पॉपुलेशन 1000 है, आपकी पॉपुलेशन 100 है. सो एवरीबडी हैज़ 10 times मोर वैल्यू. जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली वी डिड अ कोलैबोरेशन. तो हमारे कैंपस में ना काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं. मतलब बहुत छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ बट आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगेगा. तो हम कहते हैं कि यार मैंने आपको बताया ना कि स्टूडेंट्स नीड टू एक्सपीरियंस इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू बिकम केपेबल टू एंटर द इंडस्ट्री, है ना. अब वो इंडस्ट्री के लिए आप कैसे केपेबल होगे? एक तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ऑल्सो इंटरैक्ट एंड गेट एक्सपोज टू द इंडस्ट्री. तो किसी भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जाके गूगल की, जब तक वो गूगल की टीम से बात नहीं करेगा तब तक उसे कभी समझ में नहीं आएगा कि भाई मुझे गूगल में किस टाइप के लोग होते हैं या गूगल में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गूगल के टेकीज क्या देखते हैं, उनके सिलेक्शन फ्रेमवर्क्स कहाँ होते हैं. ये सब पब्लिकली तो अवेलेबल है नहीं. Correct. तो ये तो आपको वही बता सकते हैं जो जिन्होंने गूगल में किया है. तो अभी जैसे पिछले हफ्ते गूगल का कैंपस में इवेंट हुआ, ठीक है. सो वी डिड अ इवेंट इन पार्टनरशिप विद गूगल फॉर डेवलपर्स. तो वो गूगल की डेवलपर कम्युनिटी है. उससे 2 महीने पहले हमने एक ओपन एआई और पीक 15 जो इंडिया के लार्जेस्ट वीसीज हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट वीसीज हैं, उनके साथ एक इवेंट किया जिसमें ओपन एआई की जो टीम है वो कैंपस में आई. उससे 1 महीने पहले आपने एक स्टार्टअप सुना होगा एमरजेंट, इंडिया का स्टार्टअप है. एमरजेंट की टीम्स के साथ बेसिकली हमने एक हैकेथॉन किया जिसमें एमरजेंट की टीम्स है, एमरजेंट के फाउंडर्स एंड उनके ऑल सीनियर इंजीनियर्स, उनकी CTO एंड ऑल द टीम, दे केम इन. उससे पहले एक कंपनी है रेपलेट करके. रेपलेट 25,000 करोड़ की कंपनी है. वो दुनिया की वन ऑफ द 5 बिगेस्ट वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं. रेपलेट के साथ हम लोगों रेपलेट की टीम्स के साथ हमने हैकेथॉन किया जिसमें 1200 लोगों से ऊपर ने पार्टिसिपेट किया था. वो अल्टीमेटली दैट गॉट रिवॉर्डेड एज एशियाज लार्जेस्ट एवर ऑफलाइन टेक हैकेथॉन. तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने पोलारिस को वो खिताब दिया, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड. अब होता क्या मैंने और इसके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स तो होते ही रहते हैं जहाँ पे हैकेथॉन्स हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, गेस्ट स्पीकर्स हैं, या फिर इंडस्ट्री के इंटरेक्शंस हो रहे हैं, सीजन फाउंडर्स CTOs आके गेस्ट लेक्चर्स ले रहे हैं. ये सब पोलारिस में बहुत होता है. और ये मेरा फंड है इसलिए क्योंकि मैंने जितना अपनी इंटरनेशनल इंटर्नशिप से सीखा था ना रौनक, शायद मैंने उतना किसी और चीज़ से ज़िंदगी में नहीं सीखा. वो जो 1.5 महीना मेरा था ना, क्योंकि मैं ऐसा मतलब युद्ध लड़ना तो युद्ध के बीच में ही सीखा जाता है यार. वो तो दैट वाज अ गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. सो आई सेड कि यार पोलारिस में भी इफ द किड्स कैन नॉट गो टू द इंडस्ट्री, लेट्स ब्रिंग द इंडस्ट्री टू द कैंपस. ठीक है. तो a lot of these brands and like global giants keep coming to the campus. अब ये सब लोग अपनी टीम्स लेकर आते हैं. किसी की टीम 10 लोग की होगी, किसी की 25 लोग की होगी, किसी की 40 लोग की होगी. इससे ज़्यादा तो क्या ही टीम्स लेकर आएंगे. अब रौनक आप मेरे को बात बताओ, उसी कैंपस में लेट्स से वो गूगल, लेट्स से वो ओपन एआई की तरफ से 10 लोग की टीम आई. ठीक है. ओपन एआई क्या है? ओपन एआई सबको पता ही होना चाहिए. चैट जीपीटी जिसने बनाई है उस कंपनी का नाम ओपन एआई है. ठीक है. या फिर लेट्स से एमरजेंट की टीम से 10 लोग आए. अब अगर कैंपस में 10,000 बच्चे होंगे तो क्या उनको उन 10 लोगों का टाइम मिल पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा. लेकिन अगर उसी कैंपस में लेट्स से सिर्फ 1000 बच्चे हैं तो काफ़ी लोगों को, तो जब ओपन एआई, जब चैट जीपीटी की टीम्स आई तो काफ़ी सारे बच्चों ने जाके पर्सनली वो चैट जीपीटी टीम से बातें करी इंडिविजुअली. उन सब लोगों ने अपने सोशल मीडिया पे डाले हैं. सब ने बेसिकली चैट जीपीटी के साथ पर्सनल 1-on-1 टाइम मिला है. किसी ने 5 मिनट बात की, किसी ने 10 मिनट बात करी, किसी ने कुछ अपना आइडिया पिच किया, किसी ने कुछ सजेशन मांगा, किसी ने उनके साथ फोटो खिंचवाई.
अब वो पर कैपिटा टाइम बढ़ गया बिकॉज कैंपस इज वेरी सिलेक्टिव. एंड सिलेक्टिव भी इसलिए क्योंकि बिकॉज व्हेन वी आर सो सिलेक्टिव एट पोलारिस इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी ईजी टू एंटर इनटू. सो हमारा भी वही सेम फंड है कि आप सिर्फ एग्जाम देके नहीं आ सकते. आपको पहले एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपका एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका एक और फाइनल वीडियो ऐसे होगा, उसके बाद जाके आपका सिलेक्शन आएगा. सो वी आर ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर कि ओनली पीपल हु वांट टू बिल्ड देयर करियर्स इन टेक वेरी सीरियसली दे शुड कम हियर. सो इंटेंट हाई है. वेरी हाई इंटेंट, हाई नहीं हाईएस्ट. ओके. मैं कह रहा हूँ कि स्किल सेट पे मैं कॉम्प्रोमाइज करूँगा क्योंकि स्किल सेट तो सीख जाओगे. इंटेंट 10 में से 11 होना चाहिए. मतलब इंटेंट तो 10 आउट ऑफ 10 भी नहीं चलेगा. इंटेंट हैज़ टू बी 11 आउट ऑफ 10 बिकॉज गेम तो सारा इंटेंट का ही है. आज की डेट में IQ एंड ऑल इज वेरी कमोडिटाइज, तो गेम सारा इंटेंट का है. एंड दैट इज द रीजन वाई वी आर वेरी सिलेक्टिव अबाउट program. So this year also we will only take 300 kids because then these 300 kids get the opportunities of their lifetimes. Right. They get the chance to basically hear some of the best. जैसे लास्ट ईयर हमारे ओरिएंटेशन पे एक एक्स इसरो के साइंटिस्ट आए थे. अच्छा. और उन्होंने बेसिकली एक गेस्ट लेक्चर दिया टू पीपल हु वांटेड टू बिल्ड अ करियर इन स्पेस रिसर्च. अब हज़ारों लोग उस रूम में नहीं आ सकते रौनक. राइट. उस रूम में कुछ फाइनाइट लोग ही आ सकते हैं. And that is the reason why we want to keep it very finite. So every semester there are 5-10 sessions where CTOs, founders, senior techies, senior developers, sometimes even content creators, they all come to the campus and they take guest lectures for these students. So I'm like यार पहली चीज़ तो आपको ये देखनी चाहिए कि यार आपका किड जहाँ पे भी, and it's not about Polaris, मत भेजो Polaris में. Like that is not the intent of saying this. Keep Polaris in the side for a second, but if a parent has to choose how to decide an institution for their kids, especially a computer science institution, the first thing is कि यार इंडस्ट्री एक्सपोजर कितना है. क्योंकि यार आपके किड को अल्टीमेटली इंडस्ट्री में जाके ही काम करना है. और इंडस्ट्री एक्सपोजर दो तरह से हो सकता है. एक इंडस्ट्री खुद कैंपस में आ रही है और दूसरा वो इंटर्नशिप के लिए इंडस्ट्रीज में जा रहा है. एग्जैक्टली. फी स्ट्रक्चर क्या है पोलरिस में? तो across the 3 different programs, I think there are 2 programs which are 27 lakhs. I think there's one program which is 32 lakhs. So Okay. between 27 to 32 is the 4-year program comparatively. ओके. Yeah. एंड प्लस होगा योर इफ यू Yeah. So आजकल ना kids then obviously they can choose hostel. They can stay on their own also. They can pick up the hostels also. That is completely on their discretion. So we don't count that in. Like there might be people who want to stay all 4 years in a hostel. There might be people who want to just. तो काफ़ी बच्चे ये भी करते हैं because हमारे ना काफ़ी बच्चे इंटर्न्स के लिए चले जाते हैं. मतलब जैसे पिछले साल बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था. ऑलमोस्ट 35% किड्स इन देयर फर्स्ट ईयर हैड मेड मोर देन 1 लाख रुपीज स्टाइपेंड्स. अब सोचो ना, वो 18 साल का बच्चा है जिसका 18-19 साल का पर्सन है, बच्चा है जिसने पहले साल में अपने फर्स्ट ईयर ऑफ एजुकेशन में ही लाख रुपए की स्टाइपेंड बना ली है. तो फिर उसको लगता है कि यार मैं थोड़ा सा सिटी एक्सप्लोर कर लेता हूँ. एक तो काफ़ी बच्चे इंटर्न्स पे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द किड्स आर एक्चुअली आउट देयर इंटर्निंग. So sometimes they are also in different, they might be in different cities, they might have to travel because of their projects. And sometimes they think, yeah, nahi, matlab I want to live in a more liberal or let's say a more personalized space. And the fact is that they can now afford because they're making that money for themselves. So they're like, ki, theek hai, if I'm earning, this is my time, I can also spend it on myself and have a different accommodation than let's say just a hostel one. My hostels are also very great actually. Matlab I wish I had those kind of hostels. तो मेरे रुड़की के हॉस्टल्स के कंपैरेटिवली तो ताज है वो आज हमारे फ्लैट्स के हॉस्टल्स. So 27 lakhs to 32 lakhs. Yeah, and basically then kids decide on their hostel according to how their career is. और ये बैंगलोर कैंपस की हम लोग बात कर रहे हैं. एक ही कैंपस है. तो आप एक्सपांड करोगे, आप और बढ़ाओगे? So I don't think कि हम मेरे से recklessly expand करेंगे because मैंने बोला ना, you can either focus on quantity or quality. And I am very sure that the world is moving towards quality because जितनी भी non qualitative चीजें हैं, तो जब लोग बोलते हैं ना कि AI replace कर देगा, AI will replace all the non qualitative things in life. फिर वो चाहे non qualitative products हो या let's say non quality low quality बोल देते हैं इसको. AI will replace all the low quality things in life. फिर वो चाहे low quality engineer हो, चाहे वो low quality product हो, चाहे वो low quality media हो. Because expertise आने में तो मतलब that's a very long process. But जितना भी मतलब ऑटोमेशन जब होता है तो सबसे लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट्स का ही होता है. जो सबसे इजी काम है ऑटोमेट करना, वो सबसे जल्दी हो जाता है. फिल्टर कर देगा फटाफट. हाँ, तो डिस्पैरिटी आ जाएगी. तो एआई बेसिकली वो इट्स अ टाइड दैट विल टेल यू इफ यू आर गुड और यू आर ग्रेट. इफ यू आर जस्ट गुड, यू आर नॉट गुड इनफ. बट इफ यू आर ग्रेट,
देन यू आर लाइक सुप्रीमली ग्रेट. इसलिए आपने देखा होगा कि एआई पे ना काफी लोग, आप अगर आप फॉलो करते हो तो ओपन एआई के जो टॉप रिसर्चर्स होते हैं इनकी सैलरी साल के $50 मिलियन, $100 मिलियन, मतलब सोचो 400, 500, 600, 700, 800 करोड़ रुपए की सैलरीज हैं एक एक इंजीनियर की. और एक तरफ आप कह रहे हो कि यार ले ऑफ हो रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि 10 में से शायद 7 लोग का ले ऑफ हो गया, बट जो बाकी 3 बचे उनको 3 गुना पैसे मिल गए. 3 गुना मिल गया, हाँ. तो AI will basically do this. It Mhm. will segregate the good from the bad. The bad will be brought to zero, Mhm. and the good will add one more zero in front of their net worth. So my AI prediction is also that way. हाँ. So I'm like कि AI will move the world more towards quality. हम्म. And अगर quality के लिए करना है तो फिर हमें Polaris को भी quality करना पड़ेगा. और हम्म. quality आती है, quality of any institution is basically is a function of the quality of kids. And हम्म. that is the reason I don't think we will ever recklessly expand anything. So whoever is watching from Delhi, हाँ. Bombay, Calcutta, Bangalore, हैदराबाद, उसको बैंगलोर ही आना पड़ेगा पढ़ने के लिए अगर आता है वो. हाँ हाँ, और यार बैंगलोर ही आना चाहिए भाई. मतलब बहुत सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें बॉलीवुड में करियर बनाना है तो बॉम्बे चले जाओ, फाइनेंस में करियर बनाना है तो बॉम्बे चले जाओ, टेक में करियर बनाना है तो बैंगलोर. लाइक मूव वेयर द इकोसिस्टम इज. बैंगलोर इतनी हॉट एंड हैपनिंग जगह है टेक की. सारी कॉन्फ्रेंसेस बैंगलोर में होती हैं, सारी हैकेथॉन्स बैंगलोर में होती हैं, सारे स्टार्टअप्स बैंगलोर में होते हैं, सारी बड़ी टेक की कंपनीज बैंगलोर आती हैं. बाहर की कंपनीज भी आके जब ऑफिस खोलती हैं अपना, वो भी बैंगलोर में खोलती हैं. हर वीकेंड पे तुम्हारे मीटअप्स होंगे, चलते फिरते तुम्हारे इतने सारे आईटी पार्क्स में तुम्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर लोग ऐसे चलते फिरते मिल जाते हैं. तो इट्स द कॉस्ट ऑफ बीइंग एन इकोसिस्टम. राइट. हॉलीवुड लॉस एंजलिस में ही है ना. कल को तुम कहोगे कि नहीं यार मैं बरेली में हॉलीवुड बना लूंगा, नहीं बनेगा भाई, क्योंकि वो इकोसिस्टम की बात है. सो तुम बैंगलोर से बाहर रह के भी अपना टेक का करियर बना सकते हो. लाइक इट्स नॉट नेसेसरी, बट वो बनाने के लिए तुम्हें 2x एफर्ट और 2x टाइम लगेगा. But so if you are a smart techie, you will come to Bangalore and accelerate. As I told you, acceleration is very important. So if you want to move fast and you want to move big and you want to hang around at the right places, तुम बैंगलोर आ जाओ. सो बरेली में हॉलीवुड नहीं आ सकता, पर बरेली से लड़की हॉलीवुड जा सकती है. प्रियंका चोपड़ा, राइट? परफेक्ट. एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एआई जॉब्स खाने वाला है. हाँ. तो कौन सी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, किसकी जॉब्स जाएगी? एक आपने ऑलरेडी आंसर किया है कि लो क्वालिटी हट जाएगा. तो मैं देखो, लो क्वालिटी जॉब्स जाएंगी, मैकेनिकल जॉब्स जाएंगी, रिडंडेंट जॉब्स जाएंगी. एग्जाम्पल भी दे दो ना. हाँ, तो जैसे लो क्वालिटी जॉब्स बोलता हूँ मैं कि एनीबडी हु इज इन एनी जॉब बट नॉट डूइंग देयर वर्क प्रॉपर्ली. कोई एक्सेल फाइल में एरर बना रहा है, कोई फाइनेंशियल मॉडल बना रहा है लेकिन उसमें एरर कर रहा है, वो रिसर्च रिपोर्ट छाप रहा है लेकिन उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं या फिर गलत सोर्सेज प्रिंटेड हैं. तो ये सारी जितनी भी एरोनस जॉब्स हैं, ये जहाँ पे भी एरर्स होती हैं, ये वाले लोग जाएंगे. बिकॉज नाउ एम्प्लॉयर्स विल नॉट हैव टू टॉलरेट बैड क्वालिटी. ठीक है. दे विल से कि यार मतलब एक्यूरेसी इज वेरी चीप, इट कॉस्ट $20 अ मंथ, तो दे विल बाय एक्यूरेसी. ठीक है, तो 2 बैड टैलेंट को नहीं रखेंगे, वो एक ही बैड टैलेंट को शायद रख ले और उसको बेसिकली टूल दे देंगे कि भाई एक्यूरेटली कर देना. ठीक है, तो वो रोल्स जाएंगी. रिडंडेंट रोल्स, जो लोग रोज सुबह ऑफिस में आके एक ही काम करते हैं, आते हैं, वो कंप्यूटर खोला, वही कुछ नंबर पंच करे और फिर चले गए. फिर अगले दिन एक और शीट मिली, फिर नंबर पंच कर. अबे तो मैकेनिकल जॉब है ना, ये रिडंडेंट जॉब है. ये वाली जॉब्स बिल्कुल जाएंगी. जॉब्स जहाँ पे डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पीपल हु आर जस्ट फॉलोइंग देयर ऑर्डर्स फ्रॉम देयर बॉसेस कि यार ये लेट्स से डॉक्यूमेंट आएगा, इस डॉक्यूमेंट को इस तरीके से प्रोसेस करना है, उसमें कुछ नंबर्स होंगे, उसमें ये फॉर्मूला लगा देना, फॉर्मूला लगा के एक वैल्यू आ जाएगी और लेट्स से उस वैल्यू के ऊपर उतने का ऑर्डर भेज देना. तो इसमें कुछ दिमाग तो लगाया नहीं तुमने. तो तुम हर जॉब में ना, बुरा लगेगा कुछ लोगों को सुन के, हर किसी को एक चीज़ सोचनी चाहिए ऑफिस जाते हुए और ऑफिस आते हुए कि यार वो ऑफिस में दिमाग का काम करते हैं, हाथ का काम करते हैं. ठीक है, और सबको पता होता है कि उन्हें किस बात के पैसे मिलते हैं, हाथ चलाने के या दिमाग चलाने के. यार जितनी भी जॉब्स है ना जहाँ पे मेजॉरिटी हाथ चलाने के पैसे मिलते हैं, यार वो बहुत इजीली डिसरप्ट हो सकती हैं. तो एनी जॉब विच डज नॉट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग और वेयर यू आर नॉट ऑन दी you do not have the seat on the table or you are not basically paid to think and imagine and create, right, those jobs can have because AI can do everything but decision make, because decision making requires you a lot of context and chemistry and understanding of the surroundings which AI does not have. तो वो वाली जॉब्स बच जाएंगी डिसीजन मेकिंग की. इसीलिए जैसे CXOs की जॉब कभी नहीं जाएंगी, क्योंकि एक CXO का काम ही पूरे दिन यही होता है कि मैं डिसीजन, मतलब CXO का काम क्या होता है, लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू इट. These are the 3 things that every CEO, every CTO, every CPO, these are the only things. Ki what all to do, that prioritization, and then who do they give it to, which is allocation, and then like why to do it. Correct. ये वाली jobs बच जाएंगी.
बाकी जॉब्स पे तो ऐसा नहीं, जॉब्स खत्म नहीं होंगी रौनक, बट हाँ 3 की जगह शायद 2 ही लोग चाहिए होंगे। ठीक है। तो यार एक एक को तो कमजोर कड़ी कौन? डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये बहुत पॉडकास्ट में भी बहुत टॉप के लोगों ने आके बोला हुआ है। फिर उसके बाद एक डिबेट चालू हो गई कि यार डिग्री नहीं लेनी है क्या, फिर क्या करना, फिर क्या है बच्चों को? यार देखो डिग्री बैकअप है, मैं नहीं कह रहा कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो डिग्री लेने के ना कुछ रीजंस होते हैं इंडिया में। एक तो अगर 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 आप क्लियर नहीं हो कि यार अब आगे जाके क्या करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाके हायर स्टडीज़ करना चाहते हो हम्म, तो यार उसके लिए तो अंडर की डिग्री होनी चाहिए। बट डिग्री से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब कौन सी डिग्री है, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल, तो बट दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट। इंडिया में काफ़ी सारी सरकारी जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पे भी लाइक एक डिग्री होना, लाइक यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट फर्स्ट, इट्स अ प्री रिक्विजिट। प्लस इंडिया में ना थोड़ा सा सोशल स्टिग्मा भी है दैट लाइक द सोसाइटी जस्ट डज नॉट accept people if they don't have a degree. They're like Correct. nobody wants to be just called a 12th pass. So I'm not like कि degree मत लो, it is too contrarian a choice. But over index मत करो degree पे, because degree is necessary but not sufficient. Like degree will call you a graduate, but that degree is not gonna pay your bills. जो आपके bills होंगे वो आपकी skills pay करेंगे. Degree basically just एक signaling या एक bare minimum है जो आपको करना है. करना है, ठीक है। तो go for a degree but don't be limited by it. ठीक है। पिछले कुछ साल से हम देख रहे हैं कि आईआईटी में भी जो कैंपस प्लेसमेंट है वो बहुत कम हो गई है। तो क्या रीज़न क्या है उसका, और क्या ये थोड़ा टेंशन वाला है सीन? हाँ बिल्कुल यार, क्योंकि एम्प्लॉयर्स हैव रियलाइज्ड कि मैंने बताया तो था कि किस चीज़ के लिए हायर कर रहे हैं। एक आपका होता है कि यार जो मैंने आपको ग्रेट बताया, आईक्यू, शार्प माइंड। हाँ ग्रेट आईक्यू शार्प माइंड के लिए कर रहे हो, जो आपकी थोड़ी रिसर्च या फिर एकेडमिक जॉब्स हैं। दुनिया में एकेडमिक जॉब्स उतनी है ही नहीं अब, और वो एकेडमिक जॉब्स ही हैं जो कि लेट्स से टूल्स लाइक जीपीटी एंड ऑल आर आल्सो रिप्लेसिंग। तो अब तो वोकेशनल जॉब्स का ज़माना है सारा, अब सारा प्रैक्टिकल जॉब्स का ज़माना है, हैंड्स ऑन जॉब्स का ज़माना है यार। उस पे एम्प्लॉयर्स को भी समझ में आता है कि ठीक है, मतलब ठीक है, इस बच्चे ने एग्जाम अच्छा मैंने तो देखो आईटी क्लियर किया है। आईटी में जाने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे पोलारिस का जो एडमिशन टेस्ट होता है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है ही नहीं। पोलारिस के एडमिशन टेस्ट में 2 टाइप के पेपर होते हैं और आप चूज़ कर सकते हो एज अ किड। आप पैटर्न ए चूज़ कर सकते हो, पैटर्न बी चूज़ कर सकते हो। पैटर्न ए क्या होता है कि आपकी सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें बेसिक आईक्यू की चीज़ें। बिकॉज कोडिंग ना बहुत आईक्यू वाला गेम है, मतलब कोडिंग ना पजल्स की तरह है। तो एनीबडी हु इज गुड एट पजल्स, एनीबडी हु इज गुड एट गेम्स, एनीबडी हु इज गुड एट क्रॉसवर्ड एंड रिडल्स, दे कैन बी ग्रेट कोडर्स। ठीक है, एनीबडी हु कैन थिंक इन लॉजिक। तो कोडिंग के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आनी जरूरी नहीं होती है। ठीक है, मतलब आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो फर्क नहीं पड़ता। तो हमने कहा कि यार पूरा पेपर ही बनाएंगे लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, पैटर्न रिकॉग्निशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन सब चीज़ों पे। फिर हमने कहा कि यार कुछ बच्चों को वो भी करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो हमने कहा उनके लिए फिर एक अलग पेपर है कि अगर तुम आपको ये भी नहीं करना तो वो भी मत करो। आप सीधे जाके दूसरा पैटर्न चूज करो। दूसरे पैटर्न में क्या सोचो क्या होता है दूसरे पैटर्न में? उसमें सिर्फ कोडिंग के सवाल होते हैं। अच्छा। क्योंकि हम तो आईक्यू इसलिए चेक कर रहे थे कि आप कोडिंग सीख सकते हो या नहीं सीख सकते। ठीक है, सही बात है। बट if we know that you can anyway, if you anyway know coding, then then we do not need to check for your potential anymore na. सही बात If you can deliver and if you can perform and if you can prove in that admission test by coding, then we know that we don't need to do other things. And Ronak, you will be surprised, I'm telling you, this is what the new India and emerging India is. 20 to 25% students actually choose coding pat over mental ability pat. So 20 से 25% बच्चे जो आ रहे हैं पोलारिस में, आता ही है उनको, वो कोडिंग सीख के आ रहे हैं। वो स्कूल से कर चुके हैं, वो पता नहीं स्कूल से कर रहे हैं या फिर कब से कर रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। बट दे आर सो कॉन्फिडेंट दैट दे आर सेइंग कि यार वी विल क्रैक पोलारिस नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आवर आईक्यू, नॉट बेसिस ऑन आवर पोटेंशियल, बट ऑन आवर एग्जिस्टिंग स्किल सेट। अब आप सोचो कि 25% ऑफ योर बैच ऑन डे 1 ऑलरेडी नोज कोडिंग। यही फिर वो बच्चे हैं जो जाके लाइक विद इन द फर्स्ट सेकेंड ईयर्स दे क्रिएट significant outcomes. Like last year, there was one kid who made total of 5.1 lakh rupees stipend in their overall year. That stipend was more than his fees for the year. So he self-funded his entire year's fees. And like I'm pretty sure that would be a kid who must have been coding since very long. So that is the kind of talent density
which is also so where you were asking for the ये IIT वाला thing. So people realize that we don't need to over-index on IIT. IIT guys are very sharp, they are very brilliant, they are very hardworking, but does not mean that other people are not equally potent enough. And यार पहले IITs का ना थोड़ा मतलब IITs का रुतबा अभी भी चलता है, बट आज से 10 साल पहले क्या होता था, IITs was the only, आज से 20 साल पहले क्या होता था, IITs were the only place where corporates and companies could find great talent. बिकॉज तब सोशल मीडिया तो ऐसे था नहीं, तो या फिर बताओ हाउ डू आई से, तब ऐसे लिंक्डइन एंड ऑल तो था नहीं. सो इफ समबडी हैड टू रीच आउट टू कंपनीज, द ओनली वे वाज टू गो थ्रू देयर कॉलेजेस ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल. Similarly, if any company wanted to hire talent, the only way was for them to come to a college campus. So that is why college campus में basically carnival लगता था कि यार इस साइड से मतलब applicant बच्चे आए हैं, इस साइड से companies आई हैं, and then they would be matchmaking, and then everybody will interview and some people will get selected out of it. मेरा भी placement ऐसे ही हुआ था. Over the last 10 years, what has happened is कि now there is something called social media. So before the company comes to the campus, students have LinkedIn, they will reach out to यार आज से 20 साल पहले कुड यू हैव इमेजिन्ड कि आप एक अपकमिंग स्टार्टअप के फाउंडर को डायरेक्टली अपना सीवी अपना प्रोजेक्ट भेज सकते हो? कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको एचआर के थ्रू ही जाना पड़ेगा. आज वो फाउंडर लिंक्डइन पे बैठा है, आज वो फाउंडर इंस्टाग्राम पे बैठा है, तो अगर कोई बहुत ही कॉन्फिडेंट एप्लीकेंट होगा, दे विल जस्ट गो ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स एंड राइट टू दी फाउंडर डायरेक्टली. फिर वो फाउंडर को अगर अच्छा लगेगा, वो क्या करेगा, अपनी एचआर को फॉरवर्ड कर देगा, प्रोसेस खत्म. सो एंड द कंपनीज ऑल्सो लव इट, बिकॉज नाउ कंपनीज ऑल्सो डोंट हैव टू वेट कि मैं ईयर के एंड में जाके प्लेसमेंट करूंगा. नाउ दे कैन हायर लाइव बेसिस कि अगले महीने जरूरत है तो नाउ वी कैन स्टार्ट हायरिंग. वी डोंट नीड टू हायर, वी विल नॉट हायर. सो नाउ दे डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आई विल हैव टू गो वंस इन द एंड ऑफ द ईयर एंड देन टेक अ बल्क ऑफ स्टूडेंट्स. एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स ऑल्सो नाउ नो कि यार they don't have to wait. Also, by the companies don't also have to travel. पहले अगर कंपनी को लेट्स से जाके IIT बॉम्बे में प्लेस let's say hiring करनी है, तो they will have to travel from whatever place and go to the IIT Bombay and then they will be waitlisted. Today the company also knows कि मैं एक social media post डालूंगा तो आ जाएगी, all applications आ जाएंगी. So that entire democratization of hiring has made the moat of training and placement cells in the country very weak. Very weak. Because now everybody is their own training and placement cell. Everybody who has access to LinkedIn can run their own training and placement cell because he said कि मेरे को किसी और की जरूरत नहीं है. मैं जाके पहले 10 कंपनीज को रीच आउट, पहले मैं 10 कंपनीज आती थी मेरे कैंपस में, अब मैं 100 कंपनीज को तो खुद रीच आउट कर सकता हूँ. एंड सिमिलरली द कंपनीज ऑल्सो नो कि मैं एक कैंपस में जाके मुझे 50 कैंडिडेट मिलते हैं, मुझे 500 कैंडिडेट्स तो ऑनलाइन ही मिल जाएंगे. सो बिकॉज ऑफ दैट hiring market has taken a toll, and all like non-IIT kids who never got a chance to work at great companies because great companies never used to come to their campus, that opportunity has level played. So they have gotten the opportunity that even if they are not from IITs, they can still go and work with top companies, and top companies में लोग तो finite ही चाहिए, and that is the reason you start seeing a lot of IIT folks lose out to non-IIT folks because the power to apply and get hired is democratized now. इंटरनेशनल टेक करियर बनाने के लिए अगर किसी को जाना है तो उतने पैसे भी नहीं है और रिसोर्सेज भी नहीं है कि 4-5 करोड़ रुपए लग जाएंगे किसी बच्चे के. आपके पास क्या ऑप्शन है उसका, क्या सोल्यूशन है उसका? If you personally ask me, let's say if my best friend, let's say if my cousin was asking me this, I would actually say that even if you have that money, you don't need to spend that money anymore. Foreign education used to work on arbitrage, and that arbitrage was that, let's say San Francisco, SFO, or Silicon Valley was the place where all entrepreneurship or all tech was going on, and it was the only place where you could make those connections, get those exposures, or be a part of those events. I think one, that arbitrage is gone. Second, US as a country, and maybe US की बात करूँगा, फिर यूरोप पे भी आएंगे. US had as a country had like the highest density of tech careers out there. But technically, if you technically see the situations now, एक तो that entire ambiguity around immigration is very much there. Second, this entire, nobody actually knows how many tech jobs will actually be there, and how many tech jobs will be impacted, because while US is a hotbed for tech jobs, but it is also the hotspot for all things AI also, right? So all the ripple effects or all the downsizing or layoff effects of AI also happen the first in US. तो आज की डेट में जॉब लगने का तो डाउट है ही है,
Plus that layoff is not a like layoff hoga nahi hoga is not a certain thing. And more importantly, like that entire immigration and stuff Mhm. is also not the most conducive to opportunities. And plus that education is also becoming expensive every year. Of dollar at some point matlab will probably, like, you know, matlab USD to dollar, matlab dollar is now I think 90 plus, 90 plus. I think 91 92 whatever that number is. Dollar has also become expensive. It will also probably, if it becomes more expensive, that education also becomes Correct. significantly expensive. Mhm. And मतलब चाहे वो यहाँ से 2-3% ही हिल जाए, बट 3 करोड़ का 2-3% भी 10 लाख हो जाता है ना. Mhm. तो साइजेबल फर्क आता है इन लाइफ. And more importantly, like AI is a very global sport. So unlike before where you needed to be in US to avail that entire ecosystem, now you can actually now you actually don't need to go to the US to build a tech career. So I would actually say कि यार अगर जाना भी है, because if you want to play that geography or basically live that ecosystem, I would highly suggest that don't do with that in undergrad. Like if you have to do that, do that in postgrad. Undergrad में ना, like, because like at the age of 18 you are also not very sure of what you want to do in life. Correct. And the worst thing is that you spend 2-3 CR from your parents' pocket, land into a country, realize that it is not the course that you like, or realize that you don't want to stay far away from home, or realize that this place does not have as many opportunities as was told to me. जो कनाडा के साथ हुआ है, Right. पूरा स्टेट उठ के हमारा एक कनाडा चले जाता था. और पिछले 2 साल से आप देख लो, लाइक द opportunities in Canada, like their Insta is full of people who are like regretting their decision to come to Canada for jobs, and they're like हम वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि हमने तो अपनी लाइफ सेविंग्स लगा दी यहाँ पे. Mhm. तो कुछ भी हो सकता है आपका मन ना लगे, हो सकता है आपको वो कोर्स पसंद ना आए, हो सकता है वो ज्योग्राफी में एम्प्लॉयमेंट ना हो सकता है वहाँ पे कुछ वीजा इमिग्रेशन के इश्यूज हो जाए. सो आई थिंक दैट यू शुड नॉट टेक दैट रिस्क टू अर्ली इन लाइफ, एंड स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस. बाकी कोई और इंजीनियरिंग होती तो मेरा आंसर शायद डिफरेंट होता. Mhm. In computer science, I would rather say that you should actually try to find programs within India which give you global exposure. Polar इसमें क्या है? सबसे पहले, the first thing that we want is that we encourage our kids to take part in global open source and coding competitions. Okay. Like for example, open source है, Google Summer of Code होता है, Summer of Bitcoin होता है. Like these are all very prestigious programs. ये ऐसे programs होते हैं मतलब जहाँ पे selection rate is like 1 or 2%. Mhm. For example, Google Summer of Code is a program. It is one of the oldest programs in the, and it is one of the most respected programs in the coding fraternity. तो Google Summer of Code में basically हर साल I think कुछ 20-25 हज़ार developers apply करते हैं across all age groups, all countries, all education backgrounds, and then they apply basis their coding skills, basis their project contributions, and ultimately 20-25 हज़ार में से सिर्फ 1500 सिलेक्ट होते हैं. Oh. उस 1500 में से अराउंड आई थिंक 20%, ये नंबर्स कहीं पब्लिश नहीं होते कि 20%, बट जनरली इंडस्ट्री कहते हैं कि 20-30% इंडिया से होता होगा. Mhm. उस 15 में से आई थिंक पिछले साल, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट किड, बट आई थिंक 10 or 11 kids were actually from Polaris. Wow. And 9 out of those 11 kids were actually from the first year itself. So we encourage them to be a part of it. Similarly, एक प्रोग्राम आया था Summer of Bitcoin. Mhm. ये बिटकॉइन की जो ओरिजिनल कम्युनिटी है वो चलाता है. एंड बाय द वे, ऑल दीज kids, although they get great money, because it's like they get like any stipend from $2,000 to $3,000 for 2 months, मतलब लाख रुपए महीने की तो stipend है bare minimum. But it is not about the money. It is about the credibility. It is about the network. It is about the chance to work with global teams. Correct. It's a chance to make real products with really smart people. It's a chance to build your network. It's a chance to strengthen your CV. Those are the real things that come out of it. And students work really hard to become part of it. So they apply for it and then they get selected. Similarly, there's a program called Summer of Bitcoin. I think 10,000 people apply for it every year. I think just around 50 people get selected, which is like 0.5% selection rate, which is technically harder than IIT, because IIT's is 1% selection rate. Out of 50 kids last year, and again ये 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, but इसके आसपास नंबर होता है वो, because ये estimated numbers होते हैं. 4 of those kids were actually Polaris kids. In fact, 3 of them were first year kids of Polaris, and they also got like $3,000 of Bitcoin currency as their stipend, or as their stipend or grant or whatever you want to call it. So now they again worked with the core community which is behind. Now these kids, if they ever want to build any career in a emerging field like crypto, Mhm.
So they can double down on it because they have Right. like great respect and prestige attached to their experience. And हो सकता है इनको शायद crypto पसंद ना आया हो. Hmm. So now at least they know. So either they're like either they would be very celebratory that they want to double down on something, Mhm. or they will have a lot of contentment that we tried something, but this is not the thing that we want to do, probably something else. So they would have one thing. Either they'll have a lot of confidence in going ahead, or they'll have a lot of clarity. So इस टाइप के प्रोग्राम्स में हम लोग बहुत encourage करते हैं kids को part लेने के लिए, so that they work with global teams and all. Second part, we get a lot of international tech giants into the campus of Polaris. I think now we have done partnerships and collabs with Google. We have done it with Microsoft. We did it with ChatGPT, OpenAI. We did it with Emergent. We did it with Replit. We did it with a lot of other communities like MLH and Rise and Flare. And these are all like globally acknowledged and recognized product and tech communities. Correct. And because we've been able to do collaborations with them, a lot of times we have seen that we are putting up a conference with them or a hackathon with them, or let's say some panel discussion with them. And then these communities come to the campus, then our kids who are like young kids, they are getting a chance to speak to somebody very senior. For example, अगर कोई गूगल का हैकेथॉन चल रहा है कैंपस के अंदर, अब उसमें सारे लोग आएंगे. उसमें 35 ईयर ओल्ड भी कोई हो सकता है, उसमें कोई 35 ईयर ओल्ड ऊबर में काम करता हुआ बंदा हो सकता है उसमें कोई 25 साल का टेक फाउंडर हो सकता है उसमें 30 साल का कोई प्रोडक्ट डिजाइनर हो. Mhm. Now suddenly our kids will get to engage and interact with those kind of people. Correct. And then that is where their entire networking, their entire learning, and their entire because they all, when they see people so successful, they also get very inspired that yes, this is why we should work hard. Otherwise they would be like, यार हम क्यों मेहनत करें 18-19 साल की एज में, हम भी चिल मारते हैं अपने लोगों की तरह. But when they see like good people who are coming to the campus, who are talking to them, who are building stuff with them, कोई hackathon होगा उसमें 3 लोगों की टीम होगी, हो सकता है उसमें कोई एक Polaris का बच्चा हो, कोई दो like the other 2 might be like seasoned developers out there. Now that for that kid it's a great fanboy moment because now he's building a live product with them. So a lot, and because these are all international brands and international communities, so the kind of events and the sessions and the chats that happen are also equally powerful. A lot of time these communities and partnerships also give credits to our kids. Ki here are like some $100 of credits and somebody can build tools for absolutely free. तो अगर कोई किसी के साथ हमने पार्टनरशिप करी एंड इफ दे हैव गिवन $100 क्रेडिट टू लेट्स से यू, $100 मतलब होता है कि आपके पास 10,000 रुपए के क्रेडिट्स है. अब आप जाके वो टूल पे मस्त फ्री में काम कर सकते हो without having to worry for that balance. Right. Because like these tools need to be recharged, so they also give you credits and stuff like that. So that is, I think, something again that we do very much on international. We also encourage kids to do international internships, not just virtual, but also in person. Okay. So last year I remember there were 2-3 kids who were doing like long internships, and as a part of those internships they got to spend 1 month or 3 weeks, like, but significant number of days in the office of that company in a different country altogether. Okay. Which means that then they go and then they see a new country, they see a new set of people, they pick up the best practices from there. They're also greeted by the entire company because, and ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैं पोर्चुगल इंटर्न के लिए गया था, तो पूरी कंपनी फिर मतलब everybody welcomes you, you talk to different people, you sit in meetings and you see a very professional world out there. So these kids, like a few of our kids last year, they went and stayed in these offices and they worked out of their offices only for 2 or 3 or 4 weeks. And I think that in itself is really commendable. And now we have also started pushing people to pursue a little bit of research also. Because somehow I think that one, research is again a very global sport, and second, as the world of AI goes, I think computer science research will become even more important. So broadly, like, I think these are the major things that we and now we have this is something that we have not announced yet, and actually this is the first time I'm speaking about it. We have now also partnered with like a few global universities. Okay. And as a part of those partnerships, our students will get chance, like our students will have opportunities to visit some of those universities, interact with the professors, chill out with the students, probably do a project here and there with them,
and do like cross university interactions, Right. and that basically again brings a very international experience to their careers very early in their life. Hmm. So I think these are the broader things, right from internships to the curriculum to the collaborations with international tech giants, and doing like partnerships and credits for their students, to our students actually going out and working with international teams. And now we've also done some university collaborations where like our kids will get like Mhm. where the kids at Polaris will also get a chance to spend more time with the students of other universities, so that they can actually know what is really happening in the AI world in their own geographies. I think all of these things are very very important. And one more thing that we do, which we are very proud of, I think we do the best hackathons in the country. Okay. Like the हाँ बताए थे वो रेपलिट के साथ हमने एक हैकाथन किया. रेपलिट इज अ 25,000 CR वर्थ कंपनी, इज $3 billion कंपनी. We did something which is I think still think is Asia's biggest ever tech hackathon. I think 1,235 people, 70. I think it was a 36-hour hackathon. Started at like Friday night, ended on Sunday morning. So 1,200 plus students and developers and professionals coding non-stop through 36 hours, vibe coding, building products, doing a lot of back and forth. And I think as a first year kid or a second year kid, when you see that kind of intensity Mhm. in front of you, where like that there are hundreds of people who have now come into the campus, and inside our campus they're actually building products, and ultimately out of those 1,200 people, you also have teams then. Because hackathon में क्या होता है रौनक, hackathon में ऐसे होता है कि यार 1,200 लोग हैं, उसमें से लेट्स से 3 लोग की एक टीम है, तो 400 टीम्स हैं. तो 400 टीम्स ना अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं. एक्चुअली hackathon ऐसी होता है कि basically it's like 400 groups who have come together, and now they will sit for 36 hours and they will make a new product. और फिर अल्टीमेटली वो 400 प्रोजेक्ट सबमिट होंगे, उसमें से फिर टॉप 20 सिलेक्ट होंगे, फिर टॉप 10 सिलेक्ट होंगे, एंड देन टॉप 10 हैव टू कम ऑन अ स्टेज एंड दे हैव टू पिच to the entire audience. And for that, jury will decide what is the number 1 project, no, what is the number 2 project, like who's the winner of the hackathon, who's the first runner up, who's the second runner up. So now our kids were also got like really excited ki wow, like there are 400 teams who have come. हैरी पॉटर देखिए आपने? हाँ देखिए. ट्राइवेजर टूर्नामेंट. करेक्ट. लेकिन हॉगवर्ट्स में अगर ट्राइवेजर टूर्नामेंट हो रहा है तो हॉगवर्ट्स तो कभी नहीं चाहेगा कि यार कभी नहीं जाएगा. हॉगवर्ट्स चाहेगा कि हमारी भी टीम पार्टिसिपेट करे, हम भी Right. मतलब करें. लाइक दे विल नेवर सिट आइडल, राइट? So our students also, despite being in their first year itself or second year itself, they started participating because they got the sense of urgency. They got a reality check. Right. They got a taste of what the industry looks like. Correct. And they're like, yeah, these people are coming and inside our campus building products and all. So a lot of our students also got inspired. And हुआ क्या फिर like one of our team actually did very well. They won the second prize out of those 1,200 people in the hackathon. Like the top three were rewarded. There were 3 winners of that hackathon. The first and third were some other programs. The team that won second was actually the Polaris team itself. And I was very happy. These are like second year kids who have now won the first runners up or the silver medal at something which is Asia's biggest ever offline tech hackathon. And those kids like got like some goodies, some credits, a cash prize also. But look, imagine the kind of confidence they would have. Absolutely. And उनको देखी अब और 10 teams हैं who are like कि यार if they Participating can do it, we can also do it. And that is how the culture of excellence also starts building. And so we do a lot of global hackathons. In fact, like 90% of our hackathons are actually done with global companies and international partners and cross-border organizations, because the kind of standards and the and by the way, in these hackathons, all the kids who are building software, they get free credits to that software. Okay. So these are technically paid softwares for which all the Polaris kids actually get a free subscription for that time, and sometimes for even a month after that, so that they can keep on building and experimenting more stuff. So I think in terms of hackathons, we would have, I think more than 5,000 software developers would have come to the campus last year and participated in the different hackathons that have happened with Polaris. So that's like 5,000 developers inside the campus. Like obviously, like 500 kids would be inspired beyond anything. Right. And then now our kids are pretty clear. Now they're actually not just waiting for internal hackathons. Now they're going out
and participating in other अदर हैकेथॉन्स campuses and other Yes. hackathons and other meetups, and they're like कि home territory पे तो मैच कर ही लेंगे, अब थोड़ा बाहर जाके भी बाहर करते हैं. जाके खेलते हैं So I think that is something also that we want to do very Mhm. big on international. Ki Mhm. we bring like the best of international hackathons to India. I think we do a really great job there. And one thing that we'll also start doing like next semester is that you'll also see a lot of international faculty and international professionals also come and take classes at Polaris. Okay. So we are now also building a muscle where we'll have some professors, some practitioners, some industry people who are not from India, who are actually based out of some other part of the world, but we'll bring them to Polaris and they will then take guest lectures or some small courses or some regular classes and basically be a part of the curriculum itself. Mhm. And I think I'll be very happy when that happens, because then right from curriculum to your outplacements to your campus events to your uh, like other opportunities, then I think we'll be a really 360-degree global campus. Mhm. And that is what I want to do. Like when that is what we really want to do, that when kids complete their programs, they should have an optionality to pick and carve a tech career for themselves, which is not limited to India. Mhm. And I'm like, यार तुम्हें यूएस की जॉब लेने के लिए यूएस जाना जरूरी नहीं होना नहीं होना चाहिए. चाहिए I think if you study in India in a campus which has all sorts of global exposure, all sorts of global standards of curriculum, all sorts of some sorts of, let's say, global experience already inside the campus, then I think you can crack international stints. अब चाहे वो तुम इंटरनेशनल जॉब करो या फिर तुम इंटरनेशनल जाके एमएस करो या फिर तुम कुछ रिसर्च परस्यू करो या तुम हो सकता है तुम ग्लोबल टेक कंपनी खोलो, जो मर्जी करो, like, but you should be able to make a global career for yourself, even if you are not able to afford, or if you are not able to afford, or if you don't get an admit, or if you don't want to go. Mhm. हो सकता है तुम्हें टियर 1 यूनिवर्सिटी से एडमिट ना मिला हो सकता है तुम्हारी अफोर्डेबिलिटी ना हो, और हो सकता है ये दोनों हो बट तुम्हारा मन नहीं मन हो, नहीं। बिकॉज यू डोंट वांट टू गो आउटसाइड, बिकॉज इट्स वेरी पेनफुल व्हेन किड्स एट 18 गो आउट फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड, दे आर स्टेइंग अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज और कोई वापस नहीं आता. पोस्ट ग्रेड के बाद तो वैसे भी शहर छोड़ के जाना ही है, Mhm. तो 18 साल में अगर वो एक बार घर से चला गया तो वो चला गया है. Mhm. एंड उस पॉइंट पे ना किड्स आल्सो नीड अ लॉट ऑफ फैमिली सपोर्ट बिकॉज इट्स देयर फर्स्ट टाइम आउटसाइड होम इन अ वेरी. Correct. एंड अब तुम 2 घंटे की फ्लाइट दूर पे नहीं हो, अब तुम 12 घंटे की फ्लाइट की दूर पे हो, और वो फ्लाइट सस्ती नहीं आती है. सो नाउ ऑल द किड्स हु बेसिकली गो टू द कैंपसेस, मतलब कोई आईआईटी के कैंप, अगर किसी का आईआईटी हो गया और वो आईआईटी कानपुर चला गया है, उसका घर इंडिया में जहाँ भी हो वो साल में 3-4 बार तो चला ही जाएगा सही ना. बात है लेकिन अगर यूरोप चला गया हो बच्चा या यूएस चला गया, वो साल में एक बार आएगा. एंड मतलब उस टाइम पे भी मतलब, एंड क्या मतलब एट द एज ऑफ 18 and 19 डज योर किड रियली डिजर्व और नीड टू स्टे अवे फ्रॉम यू? 20 years back probably yes, because it was the only way to achieve success or get a goal in life. Mhm. Today I don't think that is the case. Today I think you can be in India, you can enjoy the perks of a booming economy, you can be close to your family, you can also spend much lesser and but still make a global tech career. तो थैंक यू वेरी मच मुकुल. बहुत ही सॉलिड इंसाइट मिला इसमें. इनफैक्ट जो भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स देख रहे हैं स्पेशली, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे का करियर एआई में, कंप्यूटर साइंस में या टेक्नोलॉजी में वो बिल्ड करना चाहते हैं, स्पेशली अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी एंड इट बी रियली हेल्पफुल फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. प्लीज़ इसको शेयर भी करना आप लोगों से. आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. अगर डायरेक्टली रीच आउट करना है तो आपको कर सकते हैं इंस्टाग्राम या Absolutely. लिंक्डइन पे. Absolutely. कैन यू शेयर योर social media details? I think I'm Mukul Rustagi. It's a very simple and sweet name. So you can search Mukul Rustagi on LinkedIn, Mukul Rustagi on Insta, and you'll find me. And like you will find the profile, and I respond to messages. But I'll tell you one thing. I think we often blame students for career choices. Mhm. I do not. I don't think career choices are not really, unless and until a student is very clear about what they want to do, or they have cracked a very prestigious examinations. Mhm. जो आई थिंक 1% बच्चे होते हैं जो टॉप एग्जाम्स क्रैक करते हैं, शायद 5% बच्चे होते हैं जो कि बहुत क्लियर होते हैं अपने करियर को लेके बाय द एज ऑफ 18. पोस्ट ग्रेड में सब क्लियर हो जाते हैं, अंडर ग्रेड में नहीं होते क्योंकि वो पहली बार घर से बाहर निकलेंगे एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम दे विल सी द वर्ल्ड. दे विल, सो यू विल बी सरप्राइज, अ लॉट ऑफ पीपल कम फॉर कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम बट दे बिकम वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स प्रोडक्ट एंड डिजाइन. Like at least
15% of the batch at Polaris wants to pursue a program or a career in not hardcore software development, but product management and UI and UX and design. Mhm. So because they are now experiencing different things. Some of them are now first time experiencing IoT robotics. So my point is, here, those 94% kids, they don't have an idea of what to do in life. And I think if they make up a bad choice, I think it's equally a responsibility of parents than students. I don't think if parents have spent like 18 years worrying and caring about their kids, I think this one more month of real hardcore research, real deep questioning, the ability to get answers which are actual. I think this is very important. So I'm like, one message that I would just want to give to everybody as we finish this is that if you're a parent watching this and if you're thinking like the kid themselves will take care of their career, और अगर आपने 18 साल मतलब आपने अगर अंडरग्रेड का डिसीजन पूरा अपने बच्चे पे छोड़ दिया है, तो आपका कोई हक नहीं बनता अगर वो डिसीजन गलत गया है कभी उस पर उंगली उठाने का. मतलब आपने अगर छोड़ दिया है तो आप उसे ये नहीं कह सकते 4 साल बाद कि तूने गलत किया. हाँ, कि मैंने बोला था ना, क्योंकि आपने नहीं बोला था. और अगर आपने बोला था तो सिर्फ सुनी सुनाई बातें बोली थी, आपने कुछ करके नहीं बोला था. आई थिंक दैट इज द रीजन. आई थिंक पेरेंट्स हैव टू बी वेरी इन्वॉल्व, वेरी एडुकेटेड, वेरी अवेयर. यार आपका मतलब एवरी पेरेंट हैज लाइक 40-50 years of that experience and maturity to understand. I think this is the point where your kids need it the most. And trust me, your kids are actually more confused than you. Because आपके लिए तो ठीक है, फिर वो एक decision है. They have to live that decision. And if they are not able to take a right decision, ये आपकी सिर्फ हक नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि you go the extra mile and you take whatever decision, चाहे वो इंडिया हो, इंटरनेशनल हो, एक्स के प्रोग्राम हो, वाई प्रोग्राम हो, ए ब्रांच हो, बी ब्रांच हो, हमारा कैंपस हो, किसी और कैंपस हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे उससे. My point is, so many kids regret what they did and what they do in undergrad because nobody told them like pros and cons of it. And I think nobody else will be as selfless as the parents, and that is why I would request every parent who's watching this, everybody who's 35 plus, 40 plus, 45 plus, whatever, if you have any kid in your vicinity, I think next 2-3 months, please take out enough times, skip social functions, screw every weddings, delay your shopping plans, postpone your summer holiday trip, but please use all of those days to help your kid identify what is the right branch, what is the right geography, and what is the right program that they should choose in order to have the best probability for their career. And I think that is the best 18th birthday gift that you can ever give them. Thank you. थैंक यू मुकुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना. क्वेश्चंस होंगे कमेंट सेक्शन में लिखना, एंड मुकुल को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो. उनका सोशल मीडिया हैंडल्स आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है एंड डिस्क्रिप्शन में भी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Namaste.